ओके, फर्स्ट न्यूज़ इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर आ रहा है यूक्रेन से। बेसिकली यूक्रेन विजिट किए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। आपको यूक्रेन के भी लीडर दिख रहे होंगे, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नाम है इनका। बेसिकली मालूम होगा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इस वक्त। ऑलमोस्ट इसको 2 साल के करीब करीब हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं एक्चुअली, मगर अभी भी चल रहा है वॉर। तो हमारे पीएम मोदी विजिट किए थे वहाँ पे, एक भीष्म क्यूब उनको वहाँ गिफ्ट किया है। बेसिकली एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इस तरह का पोर्टेबल हॉस्पिटल है जहाँ पर मिनिमम ट्रीटमेंट हो सकता है जो भी लोग इंजर हो चुके हैं। तो ये अपना को भीष्म क्यूब जो है, ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो इंडिया की तरफ से गिफ्ट किया गया है यूक्रेन को, ताकि वो वॉर में थोड़ा बहुत हेल्प आउट हो सके। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, टेलीग्राम से आ रहा है। टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं परवेल दुरोव नाम है इनका, ये बेसिकली अरेस्ट हो चुके हैं पेरिस के अंदर। फ्रांस गए थे ये, तो वहाँ से इनको अरेस्ट कर लिया गया है। बेसिकली इनके पर एक चार्जेस लगाया गया कि ये इनके प्लेटफॉर्म में, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ इलीगल कंटेंट घूम रहा है, तो उस वजह से इनको यहाँ पर फ्रांस के अंदर अरेस्ट कर दिया गया है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से परवेल दुरोव नाम है इनका, इसके फाउंडर है और करंट CEO भी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं हम लोग, इंडिया बेसिकली होस्ट कर रहा है ग्लोबल साउथ समिट जो है 2024 का। यहाँ लिखा हुआ है थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। अभी क्या है ग्लोबल साउथ बता देता हूँ आपको मैं। ये मैप आपको दिख रहा होगा, मैप में देखिएगा ये जो लाइन गया है यहाँ से, ये जो लाइन दिख रहा होगा इसको बोलते हैं ब्रांडेड लाइन। ब्रांडेड लाइन बोलते हैं इसको। बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड को ना डिवाइड कर देता है इकोनॉमिक के टर्म्स में। इकोनॉमिक के टर्म्स में डिवाइड करता है। नॉर्थ पार्ट ये दिख रहा होगा आपको, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ को दिखाता है। यहाँ पर इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है और पर कैपिटा इनकम है वो भी अच्छी होती है। वेयरएज जो साउथ में कंट्रीज लाई कर रही हैं, फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो है, अफ्रीका ऑफकोर्स, और एशिया के साउथ में जो है, ये 3 कंट्री, ये जो मेन जो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पर आपको बेसिकली इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी। तो एक अलग से ग्रुप बन चुका है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। बेसिकली इकोनॉमी के टर्म्स में ये बात होता है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के यहाँ बात हो रहा है। इसको यहाँ पर ब्रांडेड लाइन बोला जाता है। ये जो लाइन डिवाइड कर रही है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का एक इकोनॉमिक डिवाइड की तरह ये काम करता है। और इंडिया और चाइना दोनों ही ग्लोबल साउथ के अंदर आते हैं, जो बेसिकली डेवलपिंग नेशंस हैं बेसिकली। तो इंडिया बेसिकली जो ग्लोबल साउथ का जो समिट होता है ये होस्ट कर रहा है इस बार 2024 का जो ग्लोबल साउथ समिट है। याद रखना ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, ये इकोनॉमिक टर्म्स में डिवाइड है ऑल ओवर वर्ल्ड में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और इस साल का जो थीम है वो भी यहाँ लिखा हुआ है, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये थीम याद रखना है, इस समिट का थीम है। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, अफ्रीका का जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट आपको मिलेगा तांजानिया के अंदर। तो वहाँ पर देखिएगा हमारे 5 ईयर ओल्ड तेगबीर सिंह ने इसको कॉन्कर कर चुका है, ऊपर चढ़ चुके हैं इसके। यहाँ यंगेस्ट पर्सन है एशिया के टू कॉन्कर माउंट किलिमंजारो, ठीक है ना। अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका के अंदर, आपको मिलेगा ये तांजानिया के अंदर, अफ्रीका में। और कुछ तांजानिया से रिलेटेड कुछ मालूम है कि तांजानिया का यहाँ पर मैप में क्या क्या बाउंड्रीज हैं। यहाँ पर लेक विक्टोरिया मिलेगा आपको यहाँ पर, यहाँ पर आपको साउथ में मिलेगा, आपको मोज़म्बिक मिलेगा, माफिया आइलैंड्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, माफिया आइलैंड्स, ज़ंज़िबार आइलैंड्स हो गया, डर ई सलम पोर्ट है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है इनका, याद रखना पड़ेगा। तांजानिया कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर। और देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बांग्लादेश से आ रहा है। बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं, मालूम होगा आपको, शेख हसीना को रिप्लेस कर चुके हैं। शेख हसीना मालूम होगा आपको, बेसिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा ये PM थी देश की, मगर इनको यहाँ हटा के मोहम्मद यूनुस ने बेसिकली एक आर्मी का एक कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है बेसिकली। तो इनडायरेक्टली मोहम्मद यूनुस यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश को। तो इंटरिम लीडर बन चुके हैं। इलेक्शंस होने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर, मगर कब होंगे ऐसा कुछ यहाँ पर सिग्नल नहीं है। इस वक्त लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब। यहाँ मोहम्मद यूनुस साहब दिख रहे होंगे आपको। आर्मी का काफ़ी हद तक रोल रहा है यहाँ पर, मोहम्मद यूनुस के साथ बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में आर्मी काम कर रही है। नेक्स्ट, इसी बांग्लादेश के अंदर जो रिसेंटली फ्लड आया था, तो बांग्लादेश ने फ्लड का जो रीज़न था उसका ब्लेम डाल दिया इंडिया के त्रिपुरा डैम के ऊपर, ठीक है। बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो शेख हसीना के टाइम तो बहुत अच्छे थे। जब से मोहम्मद यूनुस ये आए हैं जो, तो रिलेशंस थोड़े नीचे की तरफ जा रहे हैं और ब्लेम गेम हर जगह से इन लोगों ने डाल रखा है इंडिया के ऊपर। तो इस वक्त जो बांग्लादेश जो फ्लड्स हैं वो इनका कहना है कि वो त्रिपुरा डैम से आए हैं, मगर इंडियन गवर्नमेंट का क्लियरली ये स्टैंड है कि हम लोग ने, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि यहाँ बांग्लादेश से फ्लड आए। तो ये एक ब्लेम गेम खेल रहा है बांग्लादेश यहाँ पर। तो त्रिपुरा में जो डैम है, मालूम होना चाहिए क्या ये डैम है। बेसिकली डैम का नाम क्या है, डैम का नाम दिख रहा हो आपको, डुम्बुर डैम है यहाँ पर, त्रिपुरा स्टेट में मिलेगा और ये गोमती रिवर के पास मिलेगा। ये बांग्लादेश का फ्लड आपको दिख रहा होगा, मगर इस डैम से बता रहा हूँ कोई भी सच रीज़न नहीं कि इस डैम के वजह से फ्लड आया हो बांग्लादेश के अंदर। उनका इंटरनल रीजन्स की वजह से फ्लडिंग हुआ है। इस डैम का कोई रोल नहीं है, लिखा इंडिया हैज़ नो रोल इन बांग्लादेश फ्लड। एग्जामिनेशन में ये डैम का नाम मालूम होना चाहिए, कहाँ पर है और किस रिवर के ऊपर है, मालूम होना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं, इसी बांग्लादेश के अंदर जब प्रोटेस्ट हुए थे बहुत सारे, मालूम होगा आपको, शेख हसीना जब पावर में थी
तो वहाँ पर एक 30% रिजर्वेशन के लिए स्टूडेंट्स रोड में आ गए थे। बताया था लास्ट पार्ट 6 में भी करंट अफेयर्स में कवर किया था कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके बाद शेख हसीना को हटा के मोहम्मद यूनुस पावर में आए थे, राइट। तो ये प्रोटेस्ट जो था यहाँ पर पुलिस काफ़ी टाइट हो चुकी थी, पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा अरेस्ट किए, यहाँ पर कुछ लोगों की यहाँ पर डेथ भी हो गई, अराउंड 105 लोगों की डेथ हुई यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के अंदर, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर। तो यूएन ने बेसिकली एक फैक्ट सेंडिंग टीम सेंड की है, यूनाइटेड नेशंस जो है सुपर नेशनल बॉडी है, उन्होंने एक टीम सेंड की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि सच्ची में क्या अब्यूज़ हुए हैं ह्यूमन राइट्स के यहाँ पर बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल लेवल से न्यूज़ है कि एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड का चाइना है। ऑफकोर्स इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का। कहता आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछेगा तो चाइना मिलेगा आपको। बेसिकली एल्यूमिनियम जो मालूम होगा आपको, एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट और जो होता है ना एल्यूमिनियम का, वहां से एल्यूमिनियम को बनाया जाता है। एक्चुअली जो और होता है उसको बोलते हैं बॉक्साइट, और इंडिया का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है बॉक्साइट का वो होता है उड़ीसा के अंदर। याद है आपको, स्टेट का पूछेगा तो याद होगा आपको उड़ीसा होगा सबसे। वर्ल्ड वाइड पूछेगा तो इंडिया सेकंड नंबर में है, और लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड पूछेगा तो चाइना है, मिलेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डायमंड मिला है बोट्सवाना के अंदर। एक इंपॉर्टेंट कंट्री, अफ्रीकन कंट्री है बोट्सवाना। लार्जेस्ट कहाँ मिला था इससे पहले? साउथ अफ्रीका में था लार्जेस्ट, इस बार सेकंड लार्जेस्ट मिला है बोट्सवाना। ये भी साउथ अफ्रीका के आसपास ये कंट्री है। इंडिया के अंदर मालूम होना चाहिए कुछ फैक्ट्स आपको। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा डायमंड रिजर्व्स मिले जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना डायमंड माइंस है, सुना होगा आपने, पन्ना डायमंड माइंस से सबसे ज्यादा डायमंड रिजर्व यहाँ मिलेगा। और ऑल ओवर वर्ल्ड में रशिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है डायमंड का। अब बाई साइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट मिला आपको बोट्सवाना के अंदर, और लार्जेस्ट जो है डायमंड इस वक्त साउथ अफ्रीका में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जर्मनी से आ रहा है न्यूज। जर्मनी ने बेसिकली यूएन का कमांड जो है साउथ कोरिया के अंदर उसको ज्वाइन कर लिया है एज 18th मेंबर। एक्चुअली यहाँ पर है क्या ना, आपको बताता हूँ क्या है। देखिएगा, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, ये जो इनका बॉर्डर है यहाँ दिख रहा होगा, बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इन दोनों के बॉर्डर में एक लाइन है 38th पैरेलल लाइन जो इनके बॉर्डर से होके जाती है। ये बॉर्डर एज सच, ये जो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो है ना, ये कोरियन वॉर जब से आया था 1950 में हुआ था कोरियन वॉर, नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया वॉर हुआ था एक बहुत बड़ा, जो लगभग 2 से 3 साल तक चला था। तो वहां पर बॉर्डर जो थी ना काफी बार चेंज हुई है। तो उसी बॉर्डर को जो लास्ट डिसाइड जो हुआ बॉर्डर को यहाँ पर लास्ट 53 के अंदर जो बॉर्डर मिलिटराइज को हटा के डीमिलिटराइज बॉर्डर कर दिया गया, यहाँ पर जो मिलिट्री को हटा दिया गया, तो वहां पर एक यूएन की एक कमांड फोर्स बैठ गई उस बॉर्डर को स्टेबल रखने के लिए। तो उसी कमांड फोर्स को जर्मनी ने ज्वाइन किया है एज 18th मेंबर, ताकि बॉर्डर को स्टेबल रखा जा सके। कि यहाँ पर अगर इंस्टेबिलिटी आ गई तो पूरा इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो रीजन है वो अनस्टेबल हो सकता है। उस वजह से हम लोग ने यहाँ पर एक कमांड फोर्स डाली है, यूएन कमांड फोर्स, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की कमांड फोर्स है। उसी कमांड फोर्स को जर्मनी ने ज्वाइन कर रखा है, यहाँ पे 18th मेंबर है। यूएन की जो फोर्स है इसको यूएससी लेड करता है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी होगी तब जाके इंडो पैसिफिक और यूरोप में स्टेबिलिटी बनेगी। इस वजह से जर्मनी भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है ताकि यहाँ पर स्टेबिलिटी बन सके इस बॉर्डर के आसपास। ठीक है, ये 38 डिग्री लाइन का याद होना चाहिए, दिस बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ कोरिया साउथ की। दोनों का कैपिटल्स भी आपको दिख रहा होगा, मेंशन किया हुआ, इसको एक बार देख लीजिएगा। और जो है उसका ईयर भी मेंशन किया हुआ, किस तरह वॉर्स प्रोसीड हुए थे यहाँ से यहाँ तक, एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सपोर्ट किया है नॉर्थ कोरिया को, वहां पर फ्लड, एक्सटेंसिव फ्लड के वजह से सपोर्ट का यहाँ पर सिग्नल दिया गया पुतिन की तरफ से। नेक्स्ट जो है सेम रशियन प्रेसिडेंट के यहाँ से आ रहा है। रशियन प्रेसिडेंट ने अपना न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज कर रखा है, लिखा हुआ यहाँ पर न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रशिया यूक्रेन वॉर जो है ये रुक ही नहीं रहा है सर, ये रुकने का नाम ही नहीं। उस वजह से रशियन ने डिसाइड किया कि अब उसने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है उसको चेंज करेंगे। कि क्या होगा क्या यहाँ से, बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास है, परमाणु हथियार रशिया के पास है। अब इसको कब यूज करना है कब यूज नहीं करना, उसके लिए एक डॉक्ट्राइन होती है, उस डॉक्ट्राइन को अब इन्होंने चेंज कर दिया है, पहले से कंप्लीटली चेंजेस कुछ लाए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगेन रशिया से एंड से न्यूज आ रहा है। रशिया बेसिकली एक फाउंडेशन है, यूएसए का एक फाउंडेशन है, एनजीओ है बेसिकली, क्लोनी फाउंडेशन, उसको बैन लगा दिया है। क्या था, यूएस का एक उनका ये फाउंडेशन है बेसिकली, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर काफी कमेंट करता है। रशिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उस वजह से रशिया के अंदर इसको बैन कर दिया गया, क्लोनी फाउंडेशन का नाम रहेगा, इज बैन बाय रशिया। नेक्स्ट चलते हैं, पाकिस्तान ने हमारे पीएम को इनवाइट किया है टू अटेंड एससीओ समिट। एससीओ में हर एक पार्ट में डिस्कस कर रखा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एससीओ से। एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि एससीओ हर एक मंथ में न्यूज में रहा है। एससीओ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो समिट है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो रहा है इस साल। तो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान के पीएम ने हमारे पीएम मोदी को इन्वाइट किया है, याद रखना आपको, यहाँ पर पाकिस्तान इसका होस्ट है इस वक्त का। तो एससीओ क्या है, स्टैंड फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं इस वक्त।
2001 में ग्रुप आया था, 2001 में ग्रुप आया था, 5 मेंबर्स थे ग्रुप में, उस वक्त फाउंडिंग मेंबर्स थे। इंडिया 2017 में इसको ज्वाइन किया। इस वक्त टोटल 10 मेंबर्स हैं, इस वक्त 10 मेंबर्स हैं। 9th मेंबर है ईरान, याद रखना आपको। और बहुत ही रिसेंटली बेलारूस को भी हम लोगों ने ऐड कर रखा है 10th मेंबर। हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको बीजिंग चाइना के अंदर, और रशियन चाइनीज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैं दिखा रहा 10th मेंबर कौन कौन से हैं। तो 10 मेंबर्स है, कौन कौन से मेंबर्स हैं यहाँ दिख रहा होगा आपको। इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ठीक है, इंडिया, चाइना, रशिया। सेंट्रल एशिया के अंदर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान है। पाकिस्तान मिलेगा आपको यहाँ पर। और ये हो गया 8। 9वां हो गया ईरान, 10वां हो गया बेलारूस। तो 9th, दिस 9th, दिस इज 10th, ठीक है ना। याद रखना आपको 10 मेंबर्स टोटल इस वक्त हैं, इस वक्त 10 मेंबर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। और 5 थे फाउंडिंग मेंबर्स 2001 के समय में। इंडिया इसको ज्वाइन किया 2017 के अंदर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स था वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। क्या न्यूज है? बेसिकली यूएस ने 3.5 बिलियन का एक फंड एलोकेट किया इसराइल को, ताकि वो मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह खरीद सके यूएसए से। एक अच्छा सपोर्ट है इसराइल की जो है प्राइम मिनिस्टर दिखेंगे आपको यहाँ पर। यूएसए के प्राइम मिनिस्टर, यूएसए के प्रेसिडेंट भी मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो ये एक फंड है ताकि इसराइल जो है वहाँ पर हमास के साथ जो वॉर चल रही है, वहाँ पर गाजा के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट जो भी है वहाँ पर, ताकि 3.5 बिलियन का मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा जा सके यूएसए से। तो यूएसए का वो एक तरह का सपोर्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया और वियतनाम से न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया वियतनाम मिलकर यहाँ पर गुजरात के लोथल के अंदर बनाए हैं मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वियतनाम और इंडिया दोनों मिलकर बनाए हैं ना। यहाँ की मैरीटाइम एस्पेक्ट से दोनों का जो जर्नी रही है उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा बेसिकली। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो भी वियतनाम से ही आ रही है। वियतनाम में बेसिकली इंडिया ने वियतनाम को $300 मिलियन का लोन दिया है सपोर्ट करने के लिए, काइंड जेस्चर है टू बिल्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी। अपने मैरीटाइम जो नेवल फोर्सेस या नेवल जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने के लिए $300 मिलियन का लोन ऑफर किया इंडिया ने वियतनाम को। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिल रहा है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, लाओस एक इंपॉर्टेंट कंट्री है सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। उसका मैप भी दिख रहा होगा लाओस का आपको यहाँ पर। लाओस में बेसिकली 47 इंडियंस को इंडियन एम्बेसी जो है लाओस के अंदर उनको रेस्क्यू किया है साइबर स्कैम से रिलेटेड। 47 इंडियंस जो थे वो साइबर स्कैम में ट्रैप हो चुके थे। तो वहां से इंडियन एम्बेसी जो थी लाओस के अंदर, लाओस का जो कैपिटल है विल्टन ही नाम है इस कैपिटल का, तो वहां से रेस्क्यू किया गया है इसको 47 इंडियंस को। ये मैप आपको दिख रहा होगा, लाओस का मैप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। लाओस का कैपिटल भी दिख रहा होगा, साथ साथ में वियतनाम का कैपिटल भी है हनोई। कंबोडिया भी बॉर्डर शेयर करता है लाओस के साथ, फोनम फे नाम है इनका। थाईलैंड बैंकॉक कैपिटल है इसका। और म्यांमार भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जो आसपास लाई कर रही है यहाँ पर। तो कुछ का कंट्री के कैपिटल मैंने यहाँ पर स्लाइड रख रखा है, इसको बस देख लीजिएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा कंट्रीज का कैपिटल हर जगह मैंने रखा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको देख के जाइएगा। नहीं चलते हैं, श्रीलंका ने वीजा फ्री एंट्री ऑफर किया है इंडियंस को, ठीक है ना। October 1 से ये स्टार्ट हुआ है। इंडिया को तो नहीं, बाकी बहुत सारी कंट्रीज को ऑफर किया, उसमें से इंडिया भी एक है वीजा फ्री। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंडेक्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्स में लगा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। कहाँ कहाँ पर ट्रैवल और टूरिज्म अच्छा हो रहा है, गवर्नमेंट सच्ची में ध्यान दे रही है। तो इंडिया का रैंक 39th है, ऑल ओवर वर्ल्ड में 39th रैंक है इंडिया का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है इंडेक्स को, और फर्स्ट रैंक में है यूनाइटेड स्टेट्स। ग्लोबल टूरिज्म किस कंट्री में सबसे अच्छा ध्यान दी जा रही गवर्नमेंट, वहां पर कितना अच्छा काम करे उसको यहाँ दिखाया जाता है बेसिकली। 39th नंबर रैंक है इंडिया का, और नंबर 1 में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे चलते हैं, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने होस्ट किया है कॉन्फ्रेंस ताकि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को रोका जा सके। यहाँ पर थ्रेड्स जो है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन क्या क्या थ्रेड्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, एक्सट्रीमिस्ट और जो टेररिस्ट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं ऑनलाइन स्पेसेस के अंदर, उनको कैसे रोका जा सके। तो वहां पर इंडिया यूए ने दोनों मिलकर यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होस्ट किया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर से आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन बेसिकली एक राइट टू डिस्कनेक्ट एक राइट दे दिया है वहाँ के वर्कर्स को। बहुत ही अच्छा राइट है कि आप ऑफिस के बाद किसी भी वर्कर को फोर्स किया जा नहीं सकता कि अपने ऑफिस का कॉल या मैसेज रिसीव कर सके वो, ठीक है ना, उनकी इच्छा है वो। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लीगली इसको यहाँ पर दे दिया गया राइट टू डिस्कनेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंडिया मलेशिया के जो टाइज है, जो रिलेशनशिप है, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पोजीशन में जा चुके हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल में जा चुके हैं। यहाँ पर मलेशिया का मैप देख रहा होगा आपको, मलेशिया का मैप यहाँ पर विजिबल है आपको। कुआलालंपुर कैपिटल है मलेशिया का, और यहाँ पर आपको मलेशिया मिलेगा आपको, जैसे सिंगापुर, छोटा सा सिंगापुर इस कंट्री। यहाँ पर आपको इंडोनेशिया, बोर्नियो आइलैंड के अंदर 3 कंट्रीज हैं एक्चुअली। यहाँ पर एक तरफ इंडोनेशिया है, एक तरफ मलेशिया है, और एक तरफ आपको ब्रुनेई मिलेगी। यहाँ पर एक कंट्री, 3 कंट्रीज हैं जो आसपास बॉर्डर्स में है। टोटल इस तीनों को मिला के बोर्नियो आइलैंड बोलते हैं इसको। बोर्नियो एक आइलैंड है ये पूरा का पूरा, जहाँ पर 3 कंट्रीज हैं। एक तो मलेशिया ये वाला पार्ट हो गया आपका, ब्रुनेई, और इंडोनेशिया जहाँ पर है।
और ये मलेशिया भी पार्ट मलेशिया का ही है, सिंगापुर इज सेपरेट। ठीक है, कोलालमपुर कैपिटल है मलेशिया का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बिम्स्टेक, एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, वहां से न्यूज आ रहा है। इंडिया ने होस्ट किया है बिम्स्टेक 2024 का बिजनेस समिट दिल्ली के अंदर। याद रखना आपको बिम्स्टेक का क्या है एब्रिविएशन का फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर और इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर एक कोऑपरेशन का एक ग्रुपिंग है यहाँ पर बिम्स्टेक। बे ऑफ बंगाल के जो आसपास जो कंट्री लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कुछ हद तक यहाँ पर आपको नेपाल और भूटान भी मिलेंगे। ये कुछ मेंबर्स हैं, टोटल 7 मेंबर्स हैं इसके, 7 मेंबर्स हैं यहाँ पर सब मिला के। मैप में देखेगा 7, नेपाल भी एक मेंबर है और भूटान भी एक मेंबर है। ये लैंडलॉक्ड है मगर फिर भी मेंबर्स हैं। श्रीलंका भी मेंबर, टोटल 7 मेंबर्स यहाँ मिलेंगे आपको। 1987 में ये ग्रुपिंग आया था और ढाका बांग्लादेश के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको। करंट इसके जो चेयर हैं यहाँ पर, चेयरपर्सन है मिलेगा, थाईलैंड की तरफ से इसको चेयर किया जा रहा है। और करंट सेक्रेटरी जनरल जो है इंद्रमणि पांडे, ये इंडियन है ऑफकोर्स, ये इसके करंट है सेक्रेटरी जनरल मिलेंगे आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, रिलायंस इंडिया जो है इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है जो रैंक 1 में आई है। एक लिस्ट होता है बेसिकली फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर टॉप 500 कंपनीज का लिस्ट होता है बेसिकली। उसमें से इंडिया के अंदर इंडियन कंपनी जो है सबसे आगे है, वो है रिलायंस। ऑल ओवर वर्ल्ड में रिलायंस को जो रैंकिंग है वो 86 रैंक मिला है। ये रखना आपको, इंडियन में नंबर 1 में मिलेगा आपको। इंडियन कंपनी पूछेगा नंबर 1 में मिलेगा आपको, ऑल ओवर वर्ल्ड पूछेगा तो इट्स 86 RIN। ऑल ओवर वर्ल्ड में रैंक 1 में कौन है, वॉलमार्ट है, ये यूएस बेस्ड कंपनी है, और अमेजन रैंक 2 में मिलेगा। इस तरह रिलायंस इंडिया 86 नंबर में मिलेगा आपको, और इंडियन कंपेरिजन में मिलेगा आपको रैंक 1 में। चलते हैं, जापान ने एक वार्निंग दी है मेगा क्विक। मेगा क्विक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगा क्या होता है। जब भी अर्थक्वेक अपना जो है वो क्रॉस करता है इंटेंसिटी या फिर बोलते हैं मैग्नीट्यूड को, 8th मैग्नीट्यूड को क्रॉस कर जाता है, 8 से 9 के बीच में आया तो बहुत एक्सटेंसिव चला गया अर्थक्वेक, उसको बोलते हैं मेगा क्विक। जापान ने रिसेंटली वार्निंग दी है कि मेगा क्विक शायद आ सकता है जापान के अंदर। तो याद रखना आपको, अर्थक्वेक का एक एक्सटेंसिव फॉर्म होता है मेगा क्विक की वार्निंग बोलते हैं इसको। जब अर्थक्वेक अपने लिमिट को क्रॉस कर देते हैं उसकी मैग्नीट्यूड को, और इसका मैग्नीट्यूड है वो उसके लिए यूनिट एक स्केल है, रिक्टर स्केल बोलते हैं, उसके द्वारा नापा जाता है इसको। और इंटेंसिटी जो अर्थक्वेक की उसको बोलते हैं मर्क्यूरी स्केल के द्वारा नापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड बेसिकली अर्थक्वेक का जो एनर्जी है, कितनी एनर्जी से वो अर्थक्वेक आया है, उसके अंदर में जो अंडरग्राउंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। इंटेंसिटी मतलब है डिस्ट्रक्शन कितना हुआ है ऊपर के अंदर, अर्थक्वेक आने में डिस्ट्रक्शन कितना, वो तो उसको मेजर करने के लिए है मर्क्यूरी स्केल है। और एनर्जी को मेजर करने के लिए है रिक्टर। देखना आपको, रिक्टर स्केल मेजर्स मैग्नीट्यूड मतलब एनर्जी, और इंटेंसिटी जो होता है वो मर्क्यूरी स्केल के द्वारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है ब्राजील की तरफ से आ रहा है। ब्राजील ने बेसिकली रिसेंटली बैन लगा दिया था ट्विटर के अंदर, ट्विटर के ऊपर। एक्स प्लेटफॉर्म जो है ट्विटर का नया नाम है, तो इलॉन मस्क की कंपनी है ये ना, उसको फिर बैन को अभी लिफ्ट कर दिया यार आपको। ब्राजील ने ये बैन लगा क्योंकि उनके हिसाब से वो शायद कंटेंट ऐसा नहीं लगा उनको, तो वैसे बैन लगा दिया था यहाँ पर। अब इसको बैन को लिफ्ट किया जा रहा है। इंडिया ने 1400 केजी के एंटी कैंसर ड्रग्स भेजे हैं सीरिया को। इंडिया हैज सेंट 1400 केजी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, कैंसर से फाइट करने के लिए। सीरिया आपको यहाँ मैप में दिख रहा होगा आपको, क्या डेमस्कस कैपिटल है सीरिया का। सीरिया का बॉर्डर देखते हैं, इराक शेयर कर रहा है बॉर्डर यहाँ से, जॉर्डन है यहाँ पर, और ऑफकोर्स यहाँ पर इसराइल मिलेगा, लेबनान मिलेगा, और ऊपर टर्की मिलेगा। 5 बॉर्डर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, 5 का नाम याद होना चाहिए। और डेमस्कस इसका कैपिटल है सीरिया का, इराक, टर्की, लेबनान, इसराइल और जॉर्डन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कैलेंडर मिला है एक्चुअली टर्की के अंदर। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पेंटिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस कंट्री में आपको मिला है वो आप कमेंट में मेंशन कीजिए किस कंट्री में मिला है। और वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कैलेंडर मिला है आपको टर्की के अंदर। ठीक है, कैलेंडर के टर्म्स में आपको, ठीक है, तो करंट अफेयर्स का कैलेंडर मिला है टर्की के अंदर। अंकारा कैपिटल है टर्की का, अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की। तो आप कुछ स्टैटिक फैक्ट हो कि इंडिया का नेशनल कैलेंडर क्या है। इंडिया का नेशनल कैलेंडर जो इंडिया फॉलो करता है दैट इज सका। सका कैलेंडर जो है इंडिया का नेशनल कैलेंडर है। कि किंग कनिष्क जो थे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, 78 AD में स्टार्ट हुआ था ये सका एरा जो है, सका कैलेंडर जो है इंडिया का नेशनल कैलेंडर है, 78 AD से स्टार्ट हुआ था। और किंग कनिष्क जो थे इंपॉर्टेंट है, अशोका के बाद आए थे ये, तो उनके तरफ से ये लॉन्च हुआ था। विक्रम संवाद भी एक है, विक्रम कैलेंडर भी एक इंपॉर्टेंट कैलेंडर है इंडिया की हिस्ट्री में। 57 BC में स्टार्ट हुआ था, किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन ने इसको स्टार्ट किया था, विक्रमरा। और एंशियंट का सबसे पुराना है जो है वो टर्की में इसका फाइंड आउट हमको मिला है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी जो है नेशनल न्यूज कवर करते हैं इसी तरह। और नेशनल न्यूज का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आ रहा है कोची एयरपोर्ट से आ रहा है। केरल का जो एयरपोर्ट है कोचिन, वहां से आ रहा है बेसिकली। सबसे बड़ा एरो लॉन्च तक का
वो डेवलप हुआ है यहाँ पर कोची के अंदर। यहाँ आपको लार्जेस्ट एरो लॉन्च इन द कंट्री। एरो लॉन्च बेसिकली क्या होता है, लार्जेस्ट बेसिकली एक होलिस्टिक फॉर्मेट होता है यहाँ पर। यहाँ पर आपको रूम्स मिलेंगे, बोर्ड रूम्स मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल मिलेंगे, एक एयरपोर्ट के अंदर कैफे मिलेगा आपको, यहाँ पर लाइब्रेरी, जिम, इस सब फैसिलिटी को मिला के बोलते हैं लॉन्च। एरो लॉन्च अब तक का सबसे बड़ा लॉन्च है ये, कोचिन एयरपोर्ट में मिला है। ये आपको मिलेगा केरल के अंदर, और केरल के चीफ मिनिस्टर का नाम भी यहाँ पर है, जो सब पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। न्यूज क्या है न्यूज के अंदर। मुंबई ने ओवरटेक कर लिया है बीजिंग को टू बी द बिलियनर कैपिटल ऑफ एशिया। मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा नंबर्स में बिलियनर्स रहते हैं, जिनका वैल्यूएशन जो है 1 बिलियन से ज्यादा है, ठीक है ना, 1 बिलियन से ज्यादा है, $1 बिलियन से। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर नंबर्स में अगर बोला जाए तो मुंबई में सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बिलियनर्स हैं। तो मुंबई ने रिसेंटली बन चुका है बिलियनर कैपिटल ऑफ एशिया। इससे पहले बीजिंग था, चाइना का ये कैपिटल है बीजिंग, तो उसको ओवरटेक करके मुंबई इज नाउ द बिलियनर कैपिटल ऑफ एशिया। फिर चलते हैं, आरबीआई ने रिसेंटली यूपीआई ट्रांजेक्शन का जो लिमिट है वो बढ़ा दिया है, बेसिकली 5 लाख तक ले गए हैं। इससे पहले 1 लाख था, उसको बढ़ा के 5 लाख तक ये ले गए हैं एक्चुअली। काफी हद तक जल्दी ही ये 5 लाख का लिमिट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट टैक्स एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया है, आपको दिखाता हूँ। स्कीम का नाम है यूपीएस, यूनाइटेड पेंशन स्कीम। ठीक है, पेंशन से रिलेटेड इंडिया में ऑलरेडी 2 स्कीम थे। मैं आपको जस्ट हाईलाइट बताया क्या ये स्कीम ये अलग कैसे है। देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं ना वहां पर, उनके लिए पेंशन के लिए इंडिया में अभी एक लेटेस्ट स्कीम आई है यूपीएस। ठीक है ना, ये लेटेस्ट सबसे 2025 से लागू हो जाएगी। ठीक है ना, उससे पहले ऑलरेडी हमारे पास 2 स्कीम्स थी। वन इज ओपीएस, वन इज एनपीएस। ये है ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते हैं इसको, ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इंदिरा गांधी के समय में आई थी 1980s के आसपास। उसके बाद 2004 के अंदर एनपीएस आई, न्यू पेंशन स्कीम। ये ओल्ड है, दिस इज न्यू, एंड दिस इज यूनाइटेड, का नाम है यूनाइटेड पेंशन स्कीम। ये रिसेंटली आई है 2024-2025 में लागू होगी। अब क्या फर्क क्या है, ये तीनों बता दें आपको मैं, ये तीनों स्कीम्स में फर्क क्या है। ये तीनों ही इस वक्त वैलिड है। आप चाहें तो जो एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, या तो ओपीएस ले सकते हैं, या एनपीएस या यूपीएस, तीनों ही वैलिड है। जो ओपीएस सिस्टम था, पहले का सिस्टम जो था, यहाँ पर क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अकेले ही बर्डन लेती थी पूरे, बेसिकली पेंशन का जो भी अमाउंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दे रहा था। तो वहां पर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करता था, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं था, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती थी। तो उससे बहुत ही बर्डन बढ़ता था गवर्नमेंट के ऊपर, टैक्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ता था। उसको हटाने के लिए एक चेंज लाई थी 2004 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पावर में थे, तो उन्होंने बोला सर एक नई पेंशन स्कीम आएंगे, न्यू पेंशन स्कीम। यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगी 14% और एम्प्लॉय भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 10%, ताकि जाके ये जो अमाउंट यहाँ आएगा इसको गवर्नमेंट क्या करेगी, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी। अब शेयर मार्केट जैसा जैसा होगा उसके हिसाब से पेंशन आपको मिलेगा। अगर शेयर मार्केट उठेगा तो पेंशन का अमाउंट भी ऑफकोर्स उठेगा, और शेयर मार्केट डाउन आया तो आपका पेंशन का अमाउंट भी डाउन आ जाएगा। तो ये डिपेंडेंट था ऑन शेयर मार्केट। ये भी काफी रिस्क था, लोग ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया बहुत। अब पीएम मोदी ने कुछ अलग हटके गया यहाँ पर कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ा दिया गया, यहाँ पर गवर्नमेंट का थोड़ा सा 4% बढ़ा दिया गया, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उतना ही है। इस वक्त जो ये सिस्टम है यहाँ पर एक मिनिमम पेंशन का अमाउंट डाल दिया है। मिनिमम आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। शेयर मार्केट से अगर नीचे भी गया तो भी आपको मिनिमम तो मिलेगा इतना। ये भी शेयर मार्केट बट डिपेंडेंट ऑफकोर्स यहाँ पर मिलेगा आपको, मगर एक मिनिमम अमाउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर शेयर मार्केट बहुत नीचे चले जाता है तो यहाँ एक मिनिमम अमाउंट आपको मिलेगा। तो ये एक है यूपीएस, यूनाइटेड पेंशन स्कीम है। मिनिमम कितना मिनिमम मिलेगा आपको यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर अगर आप 10 ईयर्स का मिनिमम जॉब किए हैं तो मिनिमम 10,000 तो मिलेगा। ये मिनिमम अमाउंट है, 10,000 रुपीज पर मंथ का पेंशन मिलेगा आपको। और आपने 25 ईयर्स का अगर नौकरी की है यहाँ पर तो 50% ऑफ द एवरेज सैलरी, लास्ट 1 साल का जो भी आपका सैलरी था उसका 50% जो सैलरी है पर मंथ का वो आपको मिलेगा एज अ पेंशन। ये है अगर आप 25 ईयर्स का जॉब किए, अगर 10 साल का जॉब करके छोड़ दिए हैं तो आपको 10,000 मिनिमम मिलेगा। और आपकी फैमिली का अगर आपका डेथ हो गया है, आपकी फैमिली को मिलेगा 60% आपके पेंशन का अमाउंट एज अ पेंशन टू योर फैमिली को वालों को मिलेगा। तो देखिए फैमिली वालों का भी यहाँ प्रोविजन दिया गया है। 10,000 मिनिमम है यहाँ पर, और 50% तक जाएगा ये अमाउंट। और इसको इन्फ्लेशन का अमाउंट को एडजस्ट भी किया जाएगा, इन्फ्लेशन के हिसाब से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इसको एडजस्ट भी किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएस का, बहुत ही अच्छा चीज है ये गवर्नमेंट ने जो लेके आया है, एक मिनिमम पेंशन आपको मिलेगा। तो इसी चीज को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। देखिए यहाँ आपको मिल रहा होगा, ये 3 टेबल है यहाँ पर आपको मिलेगा। एक है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस, और है यूनाइटेड, ये न्यूज में है। देखिएगा पहले क्या होता था, पहले एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, बताया आपको, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर नो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय। तो बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बढ़ जा रहा था यहाँ पर, क्योंकि फुल फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से था।
तो मनमोहन सिंह ने इसको चेंज किया, बोला कि एम्प्लॉय को भी 10% कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, और गवर्नमेंट तो 40% करेगा ही, मगर स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। ये स्टॉक मार्केट अगर ऊपर नीचे होगा तो पेंशन का अमाउंट भी उस तरह होगा। यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया, 14 से 18% कर दिया, और एक मिनिमम अमाउंट यहाँ पर रख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा न्यूज पेपर में, अलग अलग पेपर में कवर किया गया। यहाँ पर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है 50 सॉरी यहाँ पर लिखा हो 10,000 का मिनिमम अमाउंट यहाँ पर दिख रहा होगा। 10,000 तो मिलेगा अगर मिनिमम 10 ईयर्स का सर्विस अगर है आपका, और ये अमाउंट जा सकता है 50% तक आपका लास्ट सैलरी जो, अगर आप 25 ईयर्स का सर्विस अगर किए यहाँ पर। और आपका डेथ के बाद आपकी फैमिली को 60% ऑफ द पेंशन अमाउंट फैमिली को भी मिलेगा यहाँ पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पर। इसी चीज को मैंने यहाँ पर रख रखा है यहाँ पर अच्छे से। April 1st 2025 से ये लागू हो जाएगा। एश्योर्ड पेंशन है, मिनिमम अमाउंट कुछ ना कुछ तो आएगा ही। टीवी सोमनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन से ये स्कीम आया है। बेसिकली यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन के थोड़े थोड़े जो एस्पेक्ट्स है दोनों से यहाँ लिए गए हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था 25 ईयर्स का सर्विस अगर है तो 50% ऑफ द अमाउंट जाएगा, और अगर आपका 10 ईयर्स का सर्विस है मिनिमम अमाउंट आपका 10,000 जाएगा। यहाँ पेंशन का अमाउंट है, यहाँ पर यहाँ लिख रहा है 10 ईयर्स के लिए 10,000 यहाँ पर अमाउंट है। आपके डिमाइज के ऊपर 60% ऑफ द पेंशन अमाउंट आपके फैमिली को मिलता रहेगा, और अपडेट होगा ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। अगर महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से अपडेट होगा। ठीक है, ये बेसिकली फिक्स पेंशन की तरह काम करेगा। मिनिमम आपका 10,000 का, अगर आपका 10 ईयर्स का सर्विस है तो आपको 10,000 तो मिलेगा। ये एक मिनिमम स्लॉट, एक अच्छा चीज है यहाँ पर, जो पहले नहीं था एक्चुअली। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, और एक कनेक्शन न्यूज है यहाँ पर। महाराष्ट्र बेसिकली फर्स्ट स्टेट बना है जो इस स्कीम का बेसिकली अडॉप्ट किया, बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑफर यूपीएस स्कीम टू द एम्प्लॉयज। स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है वहां पर महाराष्ट्र ने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है अपने साथ में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पिंगाली वेंकैया नाम है इनका। ये बेसिकली बहुत ज्यादा न्यूज में थे। नेशनल फ्लैग जो है इंडिया का इन्होंने डिजाइन किया है, इनका नाम है देखिएगा, इज द वन हु डिजाइन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। पिंगाली वेंकैया नाम है इनका। 1921 के अंदर महात्मा गांधी ने अप्रूव किया था ये फ्लैग को। इनका डिजाइन जो बताऊंगा क्या था डिजाइन, और विजयवाड़ा के अंदर मीटिंग थी कांग्रेस की, वहां से इसको उठाया गया था, लिया गया था, अडॉप्ट किया गया था। देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने एस्पेक्ट्स कवर किया पिंगाली वेंकैया के बारे में। इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, याद रखना आपको। हर साल अगस्त 2 के अंदर मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी हम लोग। देखिए इनके बारे में बताता हूँ। इनकी ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के या फिर तमिलनाडु के जो आपका मछलीपट्टनम एरिया है वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये जापानीज में बहुत फ्लुएंट थे, याद है ना आपको। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में, इनको जापान वेंकैया भी काफी बार बोला गया कि जापानीज लैंग्वेज में बहुत फ्लुएंट थे ये। इन्होंने एक साउथ अफ्रीका के अंदर एक ब्रिटिश वॉर में पार्टिसिपेट भी किया था एज अ सोल्जर, तो ये भी याद रखना आपको। जो इनका जो डिजाइन था यहाँ पर इनिशियली, तो फ्लैग के अंदर ग्रीन तो था ही, सैफरन जो रेड बोलते हैं उसको, उसमें रेड था, अब सैफरन हो गया बेसिकली, और गांधी चरखा था। मैं गांधी जी के एडवाइस से इन्होंने एक व्हाइट स्ट्रिप ऐड किया यहाँ पर, ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी। फाइनल महात्मा गांधी ने इनको अडॉप्ट 1921 सेशन जो था विजयवाड़ा के अंदर सेशन चला था, ये मीटिंग था, उसके बाद महात्मा गांधी ने इसको अडॉप्ट कर लिया, और नॉन वायलेंट फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी इसको दिखाया गया। पीएम मोदी भी रिसेंटली इसके लिए एक स्टैम्प भी रिलीज किए थे। और विजयवाड़ा जो जहां से इसको अडॉप्ट किया गया था, महात्मा गांधी ने जहां अप्रूवल दिया, वहां पर इनके जो ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन है इन्हीं के नाम से है, बंगाली वेंकैया के नाम से है। ऑफकोर्स आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा विजयवाड़ा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स याद रखना आपको। और जापानीज वेंकैया के नाम से नाम था, इनका निकनेम था। सोल्जर की तरह फाइट भी किए थे, और इनका जो पार्ट था यहाँ पर आपको रेड और ग्रीन और चरखा था। गांधी जी के एडवाइस से यहाँ पर व्हाइट कलर ऐड कर दिया गया यहाँ पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओडिशा ने बेसिकली, ओडिशा में इंडिया में फर्स्ट राइस एटीएम एस्टेब्लिश हुआ। यहाँ राइस एटीएम, जिस तरह पैसे निकलते हैं एटीएम से, उस तरह एटीएम से जस्ट राइस निकलेगा। जो लोग राशन कार्ड होल्डर्स वाले हैं ना, उनके लिए बेसिकली ये बहुत अच्छा चीज है। आप अपना राशन कार्ड के यूज करके एटीएम से जिस तरह पैसे निकालते हैं उस तरह से राइस भी निकाल सकते हैं। मिनिमम ये जो है यहाँ पर स्पीड दिया गया, ये 50 केजी तक राइस दे सकता है इन जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर 50 केजी ऑफ राइस ये देने की क्षमता रखता है यहाँ पर। ये ओडिशा के अंदर लॉन्च हुआ है, फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है राइस एटीएम। आगे चलते हैं, एक स्कीम बहुत बार न्यूज में है, लखपति दीदी योजना। ये स्कीम रिकरिंग अमाउंट पे मेरे को न्यूज में मिला, तो इसको मैं कवर किया हूँ। ये लखपति दीदी योजना क्या है यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इनका एक टारगेट है। 2023 की स्कीम थी एक्चुअली, 2023 की स्कीम थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने टारगेट लिया है कि 3 करोड़ जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है, जो इन्वॉल्व है सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर, सेल्फ हेल्प ग्रुप
ऐसे ग्रुप है, तो यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं हैं मिलके काम करती है कॉमन गोल के अंदर, एक कॉमन गोल के लिए काम करती है, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला जाता है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे ग्रुपिंग्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट कि इनका डेवलपमेंट करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो लोग हैं, जो वुमेन है यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उनका मिनिमम 1 साल के अंदर 1 लाख इनकम तक पहुंचाना है इनको, पर वुमेन जो भी यहाँ इन्वॉल्व है। 1 लाख पर ईयर, पर एनम का टारगेट है इनका। अब इसके लिए लिटरेसी लेवल इनका, स्किल डेवलपमेंट देना होगा, ये सब गवर्नमेंट अपने तरफ से खर्च करेगा। अराउंड 1 लाख रुपीज तक का इनकम लेके जाना है हर एक मेंबर का। यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए टारगेट है बेसिकली यहाँ पर 3 करोड़ जो है यहाँ पर महिलाओं को टारगेट किया जाएगा। वहां से लिखा हुआ 3 करोड़ वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और इनका टारगेट है कि 1 लाख रुपीज तक का इनकम लेवल तक रेस किया जाएगा इनको। ये एक लखपति दीदी योजना यहाँ पर मिलेगा आपको। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके जो मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली से न्यूज आ रहा है। दिल्ली में एक हैंडलूम जो है बेसिकली हैंडलूम एग्जीबिशन जो है वहां पर लगाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, विरासत नाम का। 7 अगस्त को मनाते हैं हम लोग नेशनल हैंडलूम डे। बहुत ही अलग अलग स्टेट से यहाँ पर हैंडलूम के डिजाइन यहाँ पर दिखेंगे आपको। हैंडलूम का बहुत फेमस एग्जीबिशन है, दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ है, विरासत नाम है। सिमिलर तरीके से एक और एग्जीबिशन है, दिव्य कला मेला। ठीक है ना, दिव्य कला मेला बेसिकली ये दिव्यांग लोग के लिए बेसिकली बनाया गया है। जो दिव्यांग लोग हैं, अपने आर्टिशियंस हो गए, आर्टिस्ट हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, वो अपना हुनर दिखा सकते हैं। रायपुर में ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। बेसिकली यहाँ पर दिव्यांग पार्क भी है। पीडब्ल्यूडी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, वो यहाँ पर अपना जो टैलेंट है दिखा सकते हैं यहाँ पर दिव्यांग मेला के अंदर। यहाँ आपको रायपुर के अंदर ये इनॉग्रेट हुआ है, और दिव्यांग पार्क भी रायपुर के अंदर भी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश से आ रहा है न्यूज। मध्य प्रदेश बेसिकली स्टार्ट किया है कैश देने का सिस्टम, जहां पर गर्ल्स को सैनिटरी नैपकिन के लिए कैश दिया जाएगा एज अ इंसेंटिव। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड से आ रहा है। उत्तराखंड ने फर्स्ट टाइम ग्रीन जीडीपी को यहाँ पर लेके आया है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चीज है। बेसिकली एक होता है जीडीपी। जीडीपी दिखाता है आप एक देश में एक साल के अंदर कितना सामान बना रहे हैं, उसका वैल्यू दिखाता है जीडीपी, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ कंट्री, विद इन द इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री। इसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्शन दिखाएगा आपका, प्रोडक्शन कितना अच्छा हो रहा है देश में, वो सिग्नल देगा आपको। मगर प्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग को एनवायरनमेंट को भी देखना है। यहाँ पर एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट कर ऐड कर दिया कि एनवायरमेंटल कॉस्ट कितना आपके प्रोडक्शन के अंदर, बायोडाइवर्सिटी कितना लॉस हो रहा है, पॉल्यूशन कितना हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, उसको अगर आप दिखाएंगे, उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। ये बेसिकली इकोसिस्टम सर्विसेज को यहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरह आपका जो प्रोडक्शन है वो पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए टर्म है ग्रीन जीडीपी। और उत्तराखंड इसको फर्स्ट टाइम लेके आया है। ग्रीन जीडीपी को कितना वैल्यू यहाँ पर असाइन किया गया उत्तराखंड की तरफ से, ताकि एक एक्चुअल दिख सके लोगों को कितना जीडीपी। तो ठीक है, प्रोडक्शन देगा आपको, अच्छा जीडीपी तो अच्छी प्रोडक्शन यहाँ मिलेगी आपको, मगर ग्रीन जीडीपी भी एक इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। आगे चलते हैं हम लोग, अमित शाह ने रिसेंटली 5 डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं लद्दाख के अंदर। पहले तो 2 ही थे सिर्फ, अब इसको बढ़ा के 2 + 5 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए टोटल। 5 जो ऐड हुए हैं, 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट। ये किसी नाम से बता दे रहा हूं आपको मैं, एग्जाम में अगर दिखे एग्जाम में नाम तो याद होना चाहिए। जस्कर नाम है डिस्ट्रिक्ट का, द्रास, नुब्रा, श्याम एंड चंगथंग नाम है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये लद्दाख में बने हैं। लद्दाख बेसिकली यूनियन टेरिटरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। टोटल ऑल ओवर इंडिया के अंदर 718 डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त। और जो डिस्ट्रिक्ट बढ़ाना कमाना, ये जो पावर है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। सिंस ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसका देखेगी, मतलब यहाँ पर कोई गवर्नमेंट यहाँ पर ऐसे देख सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट देख सकती है, यूटी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है यूटी। उस वजह से इन्होंने अमित शाह ने इसको यहाँ पर अनाउंस किया। यहाँ पर अब से क्वेश्चन है, उड़ीसा स्टेट के अंदर इस वक्त कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन ओडिशा, तो ये तो आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। बेसिकली जो रिसर्च है हमारे पास ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर हिंदी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने का बात हो रहा है, किस तरह हिंदी के अंदर रिसर्च हो सके अच्छी तरीके से, उसके लिए एक सम्मेलन लॉन्च हुआ है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान रिसर्च करने के लिए एक सम्मेलन लॉन्च हुआ है कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी रिसर्च होना चाहिए। उस वजह से मध्य प्रदेश में रिसेंटली ये हुआ है। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम दिख रहा होगा, जो जिस मिनिस्ट्री यहाँ इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके मिनिस्टर भी हैं जितेंद्र सिंह, वो भी यहाँ पर विजिबल है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश से एक और स्कीम है। मध्य प्रदेश ने ऑनलाइन जो है वो समन और वारंट्स के जो नोटिस है वो निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। अब ऑफलाइन तो रहेगा, साथ में ऑनलाइन भी जो कोर्ट है वो समन कर सकता है और वारंट इश्यू हो सकता है ऑनलाइन तक। बेसिकली ई गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मध्य प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर का नाम यहाँ बार बार आया है,
रोशनी नदर मल्होत्रा नाम है इनका, ये HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है इस वक्त। इंडियन बिलियनर बिजनेस वुमेन है, $1 बिलियन के ऊपर इनका वैल्यूएशन है। HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन है और ओनर भी है इस वक्त। तो इंडिया में सबसे इन्फ्लुएंशियल वुमेन का नाम पूछेगा तो रोशनी मल्होत्रा नाम है इनका। एक चलते इंडिया ने रिसेंटली 12 न्यू स्मार्ट सिटीज बनाने का फैसला कर लिया है और उसके लिए 28,000 करोड़ रुपए अलग कर लिए हैं, ताकि इंडिया में 12 और स्मार्ट सिटीज का एडिशन यहाँ पर होगा। चलते हैं उड़ीसा से न्यूज आ रहा है। उड़ीसा में एक इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुई है, सुभद्रा स्कीम। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। बेसिकली 50,000 रुपीज यहाँ वुमेन को दिया जाएगा, जो एज ग्रुप 21 to 60 एज में आ रहे हैं। बेसिकली ये 5 साल में देंगे, ये अमाउंट है एक साथ नहीं देंगे, 5 साल में देंगे और हर एक साल में 10,000 देना है गवर्नमेंट को पर ईयर। उसको भी 2 भाग में मिलेगा, ऐसा नहीं एक साथ मिलेगा, एक तो 5,000 मिलेगा फिर 5,000 मिलेगा, इस तरह अमाउंट बटेगा। तो 50,000 टोटल अमाउंट मिलेगा आपको 5 साल के अंदर, हर साल 10,000, वो भी 2 पार्ट्स में मिलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ ये चीज यहाँ पर मेंशन किया, सुभद्रा स्कीम है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर स्कीम मिलेगा, हर साल 10,000 और टोटल 5 साल में 50,000 हो जाएगा। ये मोदी जी लॉन्च किया अपने ही बर्थडे के दिन। इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है उड़ीसा के अंदर, उस वजह से मोहन मांझी यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, सीएम है उड़ीसा के। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अंदर इसको रिलीज किया जाएगा और जो राखी पूर्णिमा के अंदर एक अमाउंट 5,000 का रिलीज किया गया। चलते नेक्स्ट IIT से न्यूज है। IIT गांधीनगर और IIT इंदौर, इन दोनों ने मिला के, गांधीनगर है आपका गुजरात के अंदर मिलेगा गांधीनगर, इंदौर मिलेगा मध्य प्रदेश में आपको। इन दोनों ने मिला के एक सेटअप लॉन्च किया है, सी नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है वो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से होके जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो गुजरात में जो रिवर नर्मदा जो फ्लो हो रही है, नर्मदा रिवर का जो असेसमेंट है, उसके लिए एक सिस्टम लॉन्च किया सी नर्मदा। यहाँ पर स्टडी किया जाएगा नर्मदा रिवर को कि कितना क्या यहाँ मैनेजमेंट प्लान एक रिलीज किया जाएगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 2 IITs इन्वॉल्व है, IIT इंदौर और IIT गांधीनगर। मिस्टर जल शक्ति यहाँ पर लीड कर रही है, CR पाटिल उसके मिनिस्टर है सर। एक और IIT है, IIT मद्रास। इसराइल और इंडिया दोनों मिलकर IIT मद्रास में यहाँ पर वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर बना रहे हैं यहाँ पर IIT मद्रास के अंदर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, NIRF का रैंकिंग निकला, इंटरनेशनल रैंकिंग है। ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड वाइड रैंक करते हैं यहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 का। इसमें इंडिया के अंदर सबसे नंबर 1 के अंदर है IIT मद्रास, सबसे नंबर 1 में है। और यूनिवर्सिटी के टर्म्स में मिलेगा आपको IISc बैंगलोर, इंस्टीट्यूशन के टर्म्स में मिलेगा IIT मद्रास, और यूनिवर्सिटी के टर्म्स में मिलेगा IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ये यूनिवर्सिटी के टर्म्स में मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो एक शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च की है, ताकि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लिए यहाँ पर कंप्लेंट्स जो है उसके लिए अलग से पोर्टल लॉन्च किया, शी बॉक्स पोर्टल। इस वक्त के वुमेन जो चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर दिख रहे होंगे आपको, अन्नपूर्णा देवी हैं। स्मृति ईरानी अब नहीं है इस वक्त चेंज हो चुके हैं। अन्नपूर्णा देवी इस वक्त के अपडेटेड मिनिस्टर हैं ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन पोस्ट से एक न्यूज, एक स्कीम है, अच्छी न्यूज है, बताऊंगा आपको मैं। एक इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है ये। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके करंट मिनिस्टर हैं। स्कीम का नाम क्या है? दीनदयाल स्पार्श योजना। स्पार्श योजना नाम इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से न्यूज है, ये स्कीम है। बेसिकली यहाँ पर फिलैटेली जो है, जो स्टैंप्स को जो कलेक्ट करते हैं ना, जो लोग अलग अलग तरीके के स्टैंप्स होते हैं, उसकी स्टडी को, उसके कलेक्शन को बोला जाता है फिलैटेली। इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लोग यहाँ इन्वॉल्व हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर फिलैटेली में इन्वॉल्व हैं, उनको रिसर्च जो करते हैं, जो लोग स्टैम्प से रिलेटेड, जो लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो उसको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसेंटिव दिया जाएगा, यहाँ पर स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी। नाम है स्पर्श योजना। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल में आता है। स्टैम्प्स में जो लोग हॉबी इसके करते हैं, वहां पर इनको आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन ओशन के अंदर। इंडियन ओशन के अंदर देखिएगा, कभी क्या होता है ना, ये वाले लैंड है, ये ओशन है, ओशन के अंदर जो पानी होता है, यहाँ भी आपको कभी कभी ना ज्वालामुखी मिलेगा। कभी कभी ज्वालामुखी यहाँ भी इरप्ट करता है। ज्वालामुखी तो यहाँ होता है, लैंड में तो ऑफकोर्स पॉसिबल है, सी में भी कभी कभी ज्वालामुखी मिलेगा। अब जब ज्वालामुखी यहाँ पर सॉल्टिफाई हो जाएगा सी के अंदर ही, तो उसको हम सी माउंट बोल देते हैं। सी माउंट बोलते हैं। अगर वो बहुत ऊपर ऊंचा हो गया, उसको सी माउंट बोलते हैं। अगर वो ऊंचा नहीं होता, उसको बोलते हैं रिज भी बोलते हैं। उसको कुछ नहीं, वोल्केनो का जो सॉल्टिफाइड पार्ट होता है, रॉक्स जो सॉल्टिफाई हो जाते हैं। वोल्केनो मतलब आपका जो ज्वालामुखी, जो मोल्टेन रॉक्स जो मेल्ट करके ऊपर आ जाते हैं कभी कभी, उसको जो वोल्केनो बोला जाता है। ऐसे 3 पॉइंट्स थे इंडियन ओशन के अंदर, जहां पर इंडिया ने इनको नाम किया रखा है। 3 पॉइंट का नाम याद है। एक नाम है चंद्रगुप्त रिज नाम है इसका, बताया आपको मैं। रिज बोल सकते हैं, सी माउंट भी बोलते हैं। कहीं कहीं सी माउंट होता है, कहीं होता है रिज। तो दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ अशोक सी माउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर चंद्रगुप्त रिज है, यहाँ पर कल्पत्रु रिज है। ये तीनों का नाम इंडिया ने इसको दिया है। 3 इंडियन ओशन स्ट्रक्चर्स नेम्ड एज अशोका, चंद्रगुप्त एंड कल्पत्रु। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी ये नेमिंग होता है ना, यहाँ पर एक परमिशन चाहिए होता है आपको। परमिशन तो नहीं, ऐसा एक गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है IOC की।
इंपॉर्टेंट बॉडी है IHO, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। 1921 में ये आई थी बॉडी। जो हाइड्रोग्राफी है, जो वाटर फैसिलिटी यहाँ पर काम करती है बॉडी, इसका जो है ये गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है। IHO गाइडलाइंस को आपको फॉलो करने साथ ही आपको नेमिंग करना है, आपको ऐसे रैंडम नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट पार्ट IHO का इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, इनका एब्रिविएशन याद रखिएगा। 21 में ये बॉडी आई, ठीक है, मैरिटाइम एस्पेक्ट्स में ये काम करती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कुछ पर्सनालिटीज न्यूज़ में इसको कवर करते हैं एक बार। सबसे पहला पर्सनालिटी जो है रतन टाटा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इनके बारे में कुछ बता दूंगा डिटेल में आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प आउट करेगा। इनके बारे में जितना बताऊँ उतना कम एक्चुअली। इनका जन्म हुआ था दिसंबर 28, 1937 के अंदर, मुंबई के अंदर। जन्म होने के बाद ये बेसिकली इनको टैग दिया गया था फिलैंथ्रोपिस्ट के बाद। इनका जो है जर्नी, यहाँ पर डोनेशन काफ़ी किए हैं ये, काफ़ी डोनेशन, कैंसर हॉस्पिटल्स हो गया, डोनेशन हो गया, एनिमल्स के लिए हो गया, कई जगह में ये एस्पेक्ट में काम किए हैं, इसलिए इनको फिलैंथ्रोपिस्ट का टैग यहाँ दिया जाता है। वेल्थ का असली मीनिंग दुनिया को ये दिखाए हैं बेसिकली। कॉर्पोरेट वैल्यूज तो थे ही थे, बिजनेस एम्पायर तो खड़ा किया, साथ में फिलैंथ्रोपी का काम भी किया, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया। यहाँ पर इनके पास एक डिग्री मिला इनको, डिग्री अचीव की यहाँ पर आर्किटेक्चर के अंदर, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो USA में मिलेगा आपको, यहाँ से इनका डिग्री पास आउट थे, यहाँ से कॉलेज किया। उसके बाद जॉब ऑफर आया था IBM से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी कंपनी IBM, वहाँ से ऑफर आया था, मगर ज्वाइन नहीं किया यहाँ पर। टाटा इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन किए। टाटा इंडस्ट्रीज़ जमशेदजी टाटा स्टार्ट किए थे 1909 में। 62 में जाके रतन टाटा इसको ज्वाइन किए और वहाँ से इसको अलग ही लेवल में ले गए, ठीक है ना। $100 बिलियन तक टाटा इंडस्ट्रीज़ को लेके जाने का टास्क इनके पास था और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से इन्होंने आगे काम किया है। लार्जेस्ट एम्प्लॉय है इंडिया के, टाटा ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय टारगेट करता है। और ये तो ठीक है, प्रॉफिट तो देखते ही देखते हैं, प्लस फिलैंथ्रोपी देखते हैं, प्लस इनका एस्पेक्ट्स एनवायरनमेंट में भी इनका ध्यान रहता है, कार्बन एमिशन के ऊपर भी ध्यान है, मतलब हर एक जगह से है, मतलब एथिक्स पहले हैं, प्रॉफिट बाद में है इनके लिए, ठीक है ना। काउ फ्रेंडली फ्यूचर अवार्ड्स भी इनको मिला था कि वेगन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया था कि जो भी इनकी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर कोशिश करता है वेगन चीज़ हो, नॉनवेज मतलब मीट या फिर एनिमल्स को हमारा नहीं जाता है, बहुत ही रेयर देखे होंगे इस वक्त। तो $100 बिलियन का जो वैल्यूएशन है वो अचीव किया था। और इनका टारगेट है कि इनकी टाटा कंपनी जो है वो नेट ज़ीरो कार्बन, जितना एमिट कर रही है कंपनी उतना कार्बन एब्जॉर्ब भी करेगी, उसको बोलते हैं नेट जीरो। 2045 तक टाटा ग्रुप हो जाएगा नेट जीरो। देखते हैं यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में इन्होंने ही बनाया था और इन्होंने अपना 60-65% जो वेल्थ है वो चैरिटी में डोनेट कर दिया, यदि याद रखना है आपको। और इनके लिए एथिक्स पहले है, प्रॉफिट बाद में है। 2008 का जो अटैक हुआ था ताज होटल्स के ऊपर, तो वहाँ पर भी अपने एम्प्लॉयज़ को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, मोरली, फाइनेंशियली। जो ताज ग्रुप के ऊपर अटैक हुआ 2008 का अटैक हुआ, जो हुआ था, मुंबई अटैक्स बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। टाटा नैनो को यहाँ पर लॉन्च करने के साथ साथ प्रोफाउंड थिंकिंग, सिंपल लिविंग, इनके ये जो ट्रैवल करते थे इंडिका में ट्रैवल करता था, इंडिका ये कितना मतलब सिंपल लिविंग थे यहाँ पर। और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं, कुछ अवार्ड्स इनको मिले थे। एक दुख की बात है, भारत रत्न तो दिया नहीं गया यहाँ से, भारत रत्न मिलना चाहिए था मगर मिला नहीं हो सकता। और ये पद्म विभूषण नाम है इसका, पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट है, वो भी इनको दिया गया है मगर भारत रत्न नहीं मिला इस वक्त, दिया जाना चाहिए भारत रत्न इनको। महाराष्ट्र के अंदर से उद्योग रत्न अवार्ड, ये लेटेस्ट अवार्ड है, और आसाम वैभव अवार्ड है, ये भी आपको मिला है। फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से मल्टीपल गवर्नमेंट्स इनको अवार्ड दिए हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, फ्रांस, इटली, जापान, UK, US, उरुग्वे, हर एक एस्पेक्ट से इनको इंपॉर्टेंस दी गई है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया के अंदर तो अवार्ड्स है ही हैं, प्लस इंडिया के बाहर से भी अवार्ड मिला है को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर्सनालिटी की बात करते हैं। यहाँ पर एक पर्सनालिटी न्यूज़ में है जिनका डेथ हो चुका है, यमिनी कृष्णमूर्ति नाम है इनका। ये एक भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। बताइए किस स्टेट्स का ये क्लासिकल डांस है, आपको स्टेट का नाम कमेंट कीजिएगा मेरे को, किस स्टेट का क्लासिकल डांस है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये। इनका डेथ हो चुका है यमिनी कृष्णमूर्ति का, बहुत ही अच्छी वेटरन भरतनाट्यम डांसर थी, याद रखना ये डांसर थी, भरतनाट्यम डांसर थी। आगे चलते हैं, इंडिया का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए डॉक्टर P. वेणुगोपाल, इनका भी इसलिए डेथ हो चुका है, याद रखना आपको। इंडिया फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट 1994 में इन्होंने किया था हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में फर्स्ट। आपको सकता एग्जामिनेशन स्यूटी कोविन भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे, इकोनॉमिस्ट थे, डेथ हो चुका है रिसेंटली, इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट जो पर्सन है स्पेन में थी, उनका भी डेथ हुआ रिसेंटली, नाम क्या है, बरिया बरनियास नाम है इनका, याद रखिएगा। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन है, 117 का एज था, इनका डेथ हो चुका है। तो नाम इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, एग्जाम पूछ सकते हैं आपको, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन इसका कौन है, मरिया बरनियास नाम है, स्पेन की ये सिटीजन सी। आगे चलते हैं, हमास
इसराइल बताया आपको लास्ट क्लास, इसराइल जो है वो टू फ्रंट वॉर अफ्रीका जो है फेस करता है। एक तो होता है गाज़ा की तरफ से, गाज़ा में जो ग्रुप है वो हमास एक ग्रुप काम करता है गाज़ा के अंदर, वो कहीं पर अटैक करता है इसराइल के ऊपर। और एक ग्रुप है जो लेबनान के अंदर काम करता है, लेबनान के अंदर उसका नाम है हिजबुल्लाह। ये दोनों ही ग्रुप्स के जो लीडर हैं, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, दोनों ही ग्रुप के लीडर को इसराइल ने ख़त्म कर दिया इस वक्त। नाम क्या है? हमास के लीडर का नाम है इस्माइल हनिया, नाम है इनका इस्माइल हनिया। ये हमास के लीडर थे। इनको इसराइल ने बहुत ही क्लेवर तरीके से ईरान ने मारा है इनको। और हिजबुल्लाह के जो लीडर थे हसन नसरल्लाह, इनका फोटो दिख रहा होगा आपको, इनको भी इसराइली एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ डेथ हो गया इनका, या ना हिजबुल्लाह के ये लीडर थे। आगे चलते हैं, कुछ फेमस अपॉइंटमेंट्स अगर हैं उसको कवर करते हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट है राहुल नवीन की तरफ से। राहुल नवीन को अपॉइंट किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हेड इस वक्त हैं, ईडी। इंपॉर्टेंट बॉडी है ईडी। ईडी बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में जो काम करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर ज़्यादातर। पुलिस तो नहीं है सच, मगर फाइनेंशियल क्राइम जो करते हैं लोग, उनके लिए ईडी यहाँ पर काम करती है। ईडी उनके केस में काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ब्लैक मनी से वाइट मनी कन्वर्ट करें अगर आप बार बार, फॉरेन एक्सचेंज के लॉज फॉलो नहीं करें। 56 के अंदर जो बॉडीज आई थी ईडी बोल के, उसके बाद नाम चेंज होकर, इनिशियली नाम कुछ और था, एनफोर्समेंट यूनिट नाम था इसका, उसके बाद 57 के अंदर नाम चेंज होकर ईडी बोलता है इसका, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। कौन कौन से लॉज इंप्लीमेंट करती है? फॉरेन मैनेजमेंट से जो है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट करने का काम इसका है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम इनका है। फिजिटेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जो लोग भाग जाते हैं देश छोड़ के, उनके लिए भी ये ईडी काम करेगी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं यहाँ पर। सिविल कोर्ट की पावर है इनके पास, ऐसा पुलिस तो नहीं है मगर पावर है कि अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एफआईआर, प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं और एसेट भी काफी बार सीज कर लेते हैं ये देख के, सिचुएशन देख के। आगे चलते हैं, नेस्कॉम के हेड अपॉइंट हो चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट लेडी है सिंधु गंगाधरन नाम है इनका, इस लेडी का। और नेस्कॉम के हेड हैं बेसिकली। याद होगा आपको नेस्कॉम क्या है? नेस्कॉम बेसिकली इंडिया में जो बॉडी काम करती है, ये आईटी जो इंडस्ट्री है इंडिया में, आईटी हो गया, बीपीओ इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम नेस्कॉम का है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? नेस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। जो लोग सर्विस देते हैं, मतलब बीपीओ हो गया, सर्विस कंपनीज हो गई, और सॉफ्टवेयर मतलब आईटी कंपनी जो हो गई, इनको यहाँ पर मतलब डेवलपमेंट करना, सपोर्ट करने का काम नेस्कॉम का है इंडिया में। इंडियन आईटी इंडस्ट्री बॉडी है लिखा हुआ है, इंडियन आईटी इंडस्ट्री बॉडी नेस्कॉम। इसके हेड इस वक्त सिंधु गंगाधरन का अपॉइंट का फोटो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यूएन के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। जो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर नए अपॉइंट हो चुके हैं, पी हरीश नाम है इनका, पी डॉट हरीश, बड़ा नाम है मगर पी हरीश याद रखेगा। इज द न्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ऑफ यूएन टू यूएन। आगे देखते हैं, ईरान की फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन। देखिए ईरान में वुमेन्स को राइट बहुत ही कम दिया जाता है, यहाँ पर बहुत ही रेयर वहाँ वुमेन्स को राइट दिया जाता है। फर्स्ट टाइम एवर स्पोर्ट्स पर्सन जो है इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो जॉब देती है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, एक लेडी है फतेमा मोहजरीन नाम है इनका, मोहजरनी नाम है, फतेमा से याद रखें। फतेमा इज़ अ न्यू फर्स्ट वुमेन ऑफ ईरान स्पोक्स पर्सन, गवर्नमेंट के तो स्पोक्स पर्सन है ईरान की। द नेक्स्ट न्यूज़ बेसिकली बीसीसीआई से आ रहा है। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं इस वक्त, जय शाह, वो बन गए हैं या बनने वाले हैं, ऑलमोस्ट बन चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन। ठीक है, बीसीसीआई एक सेपरेट बॉडी है, आईसीसी एक सेपरेट बॉडी है। बीसीसीआई के इस वक्त चेयरमैन, सॉरी सेक्रेटरी थे जय शाह, ये ऑफकोर्स अमित शाह के सन हैं। ये बन चुके हैं, बन सकते हैं बहुत ही जल्द आईसीसी के चेयरमैन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इनको ये रिप्लेस करेंगे जैक बार्कले को, या आपको जैक बार्कले को रिप्लेस करेंगे टू बी द नेक्स्ट आईसीसी चेयरमैन। अगर बन जाए, ऑफकोर्स बनेंगे, यंगेस्ट हो जाएंगे, ये यंगेस्ट चेयरमैन एवर लिखा हुआ है, बिकम्स द यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयरमैन। जो आईसीसी जो बॉडी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो बॉडी है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को रेगुलेट करती है, तो 1909 में आई थी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, आप कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा मेरे को जरूर से। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ कवर हुआ। यहाँ पर जय शाह इलेक्टेड अनअपोज्ड टू एन इंडिपेंडेंट चेयर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बताया आपको मैं। एक और बॉडी है बीसीसीआई बोल के, जो इंडिया के अंदर काम करती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रॉबर्ट बिनी प्रेसिडेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्रेटरी बताया आपको, जय शाह सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के। अगर ये चेयरमैन जब बन जाएंगे, आईसीसी के जो ऑलमोस्ट बन चुके हैं, तो रिप्लेस करेंगे इनको, रोहन जेटली नाम है इनका, जो इनको सेक्रेटरी के लेवल में रिप्लेस करेंगे। 28 में बॉडी आई थी ये, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वानखेड़े मुंबई के अंदर मिलेगा हेडक्वार्टर्स ऑफ बीसीसीआई। 28 में आई थी और आईसीसी आई थी 1909 के अंदर। थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो चुके हैं, पैंटोगन शिनावर्ता नाम है इनका, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, 10 नाम याद रखिएगा, ये ऑप्शन में अगर दिखे तो आप मार्क किएगा। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड इस वक्त के।
आगे चलते हैं, अवार्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट कवर हुआ है, इसको कवर करते हैं फटाफट। सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है इस साल का जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से बहुत हाई चांस है यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। विज्ञान पुरस्कार जो अवार्ड है ये साइंटिस्ट को दिया जाता है। नेशनल साइंस अवार्ड्स हो गया, नेशनल साइंटिस्ट अवार्ड हो गया, ये दोनों सेम ही है एक्चुअली। लिखा हुआ है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड और नेशनल अवार्ड फॉर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को दिया जाता है बेसिकली। ये जो अवार्ड है ये टोटल 4 फील्ड में दिया जाता है, 4 अवार्ड होते हैं अलग अलग जो दिया जाता है। अब बताऊँगा आपको मैं, अगस्त 23 को दिया जाता है ये अवार्ड। अगस्त 23 स्पेस डे इस दिन होता है। स्पेस डे क्यों होता है स्पेस डे? क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो मून में लैंड किया था इस डे में, लास्ट ईयर 2023 के अंदर स्पेस डे में लॉन्च हुआ था। उस 2023 से अगस्त 23 को मनाते हैं हम लोग स्पेस डे, क्योंकि इसी दिन को याद रखने के लिए चंद्रयान 3 लैंड किया था। उस वजह से अगस्त 23 को ही जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड भी दिया जाता है। यहाँ पर 4 फील्ड में होता है बेसिकली दिया जाता है ये। एक तो हो गया विज्ञान श्री कैटेगरी हो गया इसका, सेकेंड हो गया विज्ञान रत्ना, थर्ड हो गया विज्ञान युवा, फोर्थ हो गया विज्ञान टीम। 4 अवार्ड्स 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं बेसिकली, अलग अलग है। विज्ञान श्री जो है, श्री अवार्ड है, ये बेसिकली डिस्टिंग्विश्ड अलग अलग फील्ड में जो एक्सपर्टाइज जो लोग अचीव करते हैं लास्ट 1 साल के अंदर, उन लोग को दिया जाता है। विज्ञान रत्ना ये किसी का लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंस के फील्ड में, तुमको दिया जाएगा। विज्ञान टीम ये टीम वर्क के लिए दिया जाता है, टीम वर्क के लिए। विज्ञान युवा जो है ये यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है बेसिकली। ये 4 फील्ड्स में दिए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। न्यूज़पेपर्स में भी ये कवर हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहला पॉइंट ये दिया जाता है कि नेशनल साइंस अवार्ड और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दोनों सेम ही है। अगस्त 23 को दिया जाता है। ये चंद्रयान 3 का जो है ये लैंडिंग था इस दिन में 2023 के अंदर, उस वजह से आप स्पेस डे बनाते हैं इस दिन में, स्पेस डे। 4 कैटेगरी का दिया जा रहा है, बताया आपको 4 कैटेगरीज। एक कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी है, आपको याद रखना चाहिए आपको, विज्ञान रत्ना, लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन जिनका होता है विज्ञान रत्ना। विज्ञान श्री बताया आपको किसी एक फील्ड में डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रीब्यूशन अगर है आपका। विज्ञान युवा ये 3rd कैटेगरी है, यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है। विज्ञान टीम ये टीम वर्क के लिए दिया जाता है। ये 4 अवार्ड्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी में दी जाती हैं। रत्ना लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन, विज्ञान श्री किसी एक फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन, विज्ञान युवा ये है यंग साइंटिस्ट के लिए, और विज्ञान टीम है ये टीम वर्क में इसके लिए। जिस साल का जो विज्ञान रत्ना अवार्ड है, जो रत्ना कैटेगरी का अवार्ड है, रत्ना अवार्ड ये मिल रहा है आपको। विज्ञान रत्ना अवार्ड जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए आता है। वो मिला है जी पद्मनाभन नाम है इनका, जी पद्मनाभन, इनको मिला है विज्ञान रत्ना अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड है। और विज्ञान टीम अवार्ड जो है वो चंद्रयान 3 टीम को मिला है, जो लोग इन्वॉल्व है चंद्रयान 3 मिशन के अंदर। इसरो ने लॉन्च किया था इसको लास्ट ईयर 23 अगस्त में लैंड किया था ये, इस वजह से स्पेस डे बनाते हैं। इसी टीम को मिला है टीम अवार्ड ऑफ दिस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ये 2 फील्ड हो गया हमारा, ये एक तो रत्ना अवार्ड बता दिया आपको मैं, और एक बता दिया टीम अवार्ड, ये दोनों हो गया। उसके बाद बच गया क्या, विज्ञान श्री। ये ऑलमोस्ट एक अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, डिस्टिंग्विश्ड फील्ड्स के अंदर। इस साल जो है 18 साइंटिस्ट को नॉमिनेट किया गया है, 18 साइंटिस्ट हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर दिस विज्ञान श्री अवार्ड, जिनका अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टाइज है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, बर्थ साइंसेस हो गया, अलग अलग फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन से 18 साइंटिस्ट को नॉमिनेट किया गया इस बार। तो हमारा 2 फील्ड हो गया, एक तो हो गया विज्ञान रत्ना अवार्ड जो लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड होता है, जी पद्मनाभन नाम है इनका, और एक हो गया विज्ञान टीम। ये 2 कैटेगरी हमारा हो गया। जो बच गया 2 कैटेगरी बताता हूँ कौन कौन बच गया। विज्ञान श्री बचा हुआ है हमारा, बताऊंगा किसको मिला है ये एक्चुअली, और विज्ञान युवा मिला हुआ है। विज्ञान श्री जो है ये अलग अलग फील्ड में जो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उनको मिला जाता है। जो लोग इस वक्त इस साल 13 ऐसे साइंटिस्ट को नॉमिनेट किया गया है जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टाइज है जिनका, उनको दिया जाएगा। और 18 साइंटिस्ट हैं जो विज्ञान जो युवा है उनके लिए दिया जाएगा। तो ऐसा एक आदमी नहीं होता, यहाँ पर अलग अलग फील्ड में दिया जाता है बेसिकली विज्ञान श्री और विज्ञान युवा भी 18 साइंटिस्ट को इस बार नॉमिनेट किया गया है यहाँ पर। तो ये रखना आपको विज्ञान टीम है लिखा हुआ है यहाँ पर, चंद्रयान 3 टीम, चंद्रयान 3 टीम डायरेक्टर विंस टॉप साइंस अवार्ड। यहाँ पर विज्ञान टीम अवार्ड का बात हो रहा है, विज्ञान टीम चंद्रयान 3 का मिशन है। इस वक्त एस सोमनाथ यहाँ दिख रहे होंगे आपको, इसरो के हेड है। आगे चलते हैं, लता मंगेशकर अवार्ड इनके बर्थ एनिवर्सरी में मिलता है हर साल सितंबर 28 के अंदर। इस साल मिला है 2 लोग को, उत्तम सिंह एंड KS चित्रा नाम है इनका। म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत फेमस ये म्यूजिशियंस हैं, हर साल दिया जाता है। अवार्ड है सितंबर 28 को दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल अनुभवी, मतलब जो रिटायर्ड जो लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हो रहे हैं वो रिटायर होने वाले हैं, जो रिटायरिंग है, तो उनके अनुभव एक्सपीरियंस के ऊपर दिया जाता है। ये नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम है ये, जो एलिजिबल जो रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बेसिकली ये एक स्कीम है।
आगे चलते हैं, शाहरुख खान ने जीता है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के अंदर एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, कैरियर लेपर्ड अवार्ड जो है इंपॉर्टेंट अवार्ड है इंटरनेशनल लेवल का, स्विट्जरलैंड में ये दिया गया, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के दौरान ही इनको दिया गया है कैरियर लेपर्ड अवार्ड। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया के अंदर 70th नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड है यहाँ पर, 3-4 मालूम होना चाहिए आपको। फर्स्ट तो है बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये 3 तो मालूम होना चाहिए आपको। बेस्ट फिल्म जो याद होना चाहिए, अत्तम को मिला है यहाँ पर। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी को मिला है कंतरा फिल्म के लिए ऑफकोर्स। बेस्ट एक्ट्रेस जो है 2 एक्ट्रेस को मिला है, नित्या मेनन को मिला है और मनासी परेख को मिला गया था ना आपको, कच्छ एक्सप्रेस में एक्ट की थी और तिरुचित्रबलम में एक्ट की थी, नित्या मेनन नाम है इनका। ये 4 लोगों का नाम याद होना चाहिए आपको। एक तो फिल्म का नाम हो गया अत्तम, बेस्ट फिल्म है ये। बेस्ट एक्टर है ऋषभ शेट्टी याद रखना आपको कंतरा फिल्म के लिए, और नित्या जो है ये तिरुचित्रबलम जो फिल्म का नाम है, और मनसी परेख नाम है, कच्छ एक्सप्रेस के लिए मिला था। फर्स्ट टाइम ये जो फिल्म अवार्ड है, 70th अवार्ड है। फर्स्ट अवार्ड जो था, फर्स्ट जो एडिशन था अवार्ड का 54 में मिला था। 2 लोग का नाम याद होना चाहिए आपको, एग्जाम पूछता है बहुत। नरगिस जो है एक्ट्रेस थी, इनको मिला था फेमस एक्ट्रेस टू विन दिस अवार्ड, और उत्तम कुमार जो है ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेके गए थे 54 के अंदर, फर्स्ट अवार्ड जो मिला था। आगे चलते हैं हम लोग, और कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम जो हैं उनको तिमोर लेस्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है, जिस तरह इंडिया में होता है भारत रत्न, ऐसे हर एक कंट्री में अलग अलग नाम से अवार्ड होता है भारत रत्न। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ तिमोर लेस्ट एक्चुअली एक ईस्ट तिमोर जो होते हैं, ईस्ट तिमोर को बोला जाता है तिमोर लेस्ट। तो यहाँ पे उनका एक अवार्ड है हाईएस्ट, तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो वो दिया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। मैप आपको दिख रहा होगा, इंडियन ओशन के अंदर एक कंट्री है ईस्ट तिमोर बोल के, ईस्ट तिमोर यहाँ भी मिल रहा है आपको। इंडोनेशिया है, वेस्ट तिमोर पार्ट है इंडोनेशिया का, और ईस्ट तिमोर अलग से एक कंट्री है, जो कैपिटल आपको मिलेगा DILI कैपिटल है, डायली नाम है इसका, ठीक, कैपिटल का ट्रांसलेशन आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को मिला है फिजी की तरफ से। फिजी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है पैसिफिक ओशन के अंदर, दिख रहा होगा आपको फिजी, सुआ कैपिटल है इसका, पैसिफिक ओशन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ईस्ट में मिलेंगे। एंड दिस वाज एक्चुअली, और इस तरह अगर जाएंगे थोड़ा बहुत आपको मिलेगा ईस्ट तिमोर, ये ईस्ट तिमोर ये रहा, और आपका फिजी ये रहा। तो ईस्ट तिमोर का जो सिविलियन अवार्ड है वो भी मिला है इनको, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, और फिजी की तरफ से मिला है, दोनों इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है। ये तो प्रेसिडेंट को मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो PM मोदी को मिला है इस साल। लास्ट 2-3 साल में जो भी अवार्ड्स मिला है उसको मैं यहाँ समअप कर दिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल PM मोदी को बेसिकली मैं यहाँ जो समअप किया, यहाँ पर 3 अवार्ड्स के बारे में बात होगा। अलग अलग कंट्रीज में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया है PM मोदी को, बताऊँगा आपको मैं कौन कौन से कंट्रीज ने दिया है, सेकेंड हाईएस्ट और स्पेशल अवार्ड्स, ये 3 कैटेगरीज में बताऊंगा कि PM मोदी को कौन कौन से जहाँ कहाँ से मिला है। फर्स्ट स्टार्ट होगा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में बात करेंगे। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सबसे बड़ा अलग अलग कंट्रीज से मिला है। रशियन गवर्नमेंट की तरफ से मिला है रशियन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फ्रांस, इजिप्ट, ये 3 हैं। रशिया का जो नाम है, जो अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। फ्रांस का जो नाम है लेजेंड ऑफ ऑनर नाम है इसका, जो अवार्ड PM मोदी को मिला है। इजिप्ट का नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल। ये तीनों अवार्ड PM मोदी को मिल चुका है रिसेंटली। भूटान की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ड्रैगन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पपुआ न्यू गिनी ऑर्डर ऑफ लोगो नाम है एक। फिजी देखिएगा द्रौपदी मुर्मू को भी मिला है और PM मोदी को भी मिला है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी नाम है अवार्ड का। मॉलडीव्स भी दे चुका है PM मोदी को, ऑर्डर ऑफ इजोजिन नाम है इसका। डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये कुछ कंट्रीज का नाम है जिन्होंने अवार्ड दिया है PM मोदी को, और अवार्ड का नाम यहाँ साइड में मेंशन किया हुआ, जैसे एक बार देख लीजिएगा। और भी कुछ है, बहरीन ने अवार्ड दिया है, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, ऑर्डर ऑफ निसो। UAE ने दिया ऑर्डर ऑफ सेट। सऊदी ने दिया किंग ऑफ अब्दुल अजीज नाम है इसका। पैलेस्टीन ने दिया ग्रैंड कॉलर अवार्ड, और अफगानिस्तान ने दिया ऑर्डर ऑफ गाजी अवार्ड। ये सब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उस देश के अंदर। हाईएस्ट अवार्ड जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है यहाँ पर। सेकेंड हाईएस्ट बताऊंगा, सेकेंड हाईएस्ट रिसेंटली मिला है, नाइजर से मिला है, अफ्रीकन कंट्री है नाइजर। जीकॉन अवार्ड, जीकॉन ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली मिला है, 1 या 2 दिन हुए हैं, जस्ट लास्ट डे मिला है, कल ही मिला एक्चुअली। तो इंपॉर्टेंट अवार्ड याद रखिएगा, ये नाइजर में मिला है एक्चुअली। ग्रीस ने दिया ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये रखना आपको। स्पेशल अवार्ड्स के अंदर पलाव एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, उन्होंने अवार्ड दिया है पब्लिक सर्विस के लिए, एबकल अवार्ड नाम है इसका। अमेरिका ने दिया है लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड, ये USA आर्म फोर्सेस अवार्ड बोलते हैं इसको, बहुत बार याद होना चाहिए। फर्स्ट याद रखिएगा, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किन किन देशों ने दिया है, उनका नाम और अवार्ड का नाम याद रख लीजिएगा, यहाँ विजिबल होगा स्क्रीन में आपको। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड मिला है आपको, जिसमें इंडिया में भी होता है, हाईएस्ट होता है भारत रत्न, सेकेंड हाईएस्ट होता है पद्म विभूषण,
और तो पद्मा भूषण नाम होता है थर्ड हाईएस्ट, तो उसी तरीके से ये भी अरेंज किया। नेक्स्ट न्यूज़ साइंस एंड टेक सेक्टर से चलते हैं हम लोग फटाफट। न्यूज़ आ रहा है WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली WHO ने मंकी पॉक्स को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रखा है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। बेसिकली मंकी पॉक्स बताऊँगा ये क्या एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का यहाँ टैग दे दिया गया है मंकी पॉक्स को। और WHO का कुछ बेसिक्स मालूम होना चाहिए। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एस्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसी दिन इस साल बनाते हैं हर साल हेल्थ डे, और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये मंकी पॉक्स जो है ये काफ़ी सिमिलर है स्मॉल पॉक्स की तरह ही होता है बेसिकली। यहाँ पर वेरी सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स, और ये वायरल डिजीज़ है, वायरस के थ्रू फैलता है बेसिकली। और वैक्सीनेशन भी कुछ हद तक स्मॉल पॉक्स जैसा ही इसमें काम करता है। ज़्यादातर ये मंकी पॉक्स जो है वेस्ट अफ्रीका या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एंडेमिक है, बाहर ज़्यादा नहीं मिलेगा, अफ्रीका के अंदर ही आपको मिलेगा। और ये जो है स्प्रेड भी होता है स्किन और फ्लूइड कांटेक्ट के द्वारा। ठीक है ना, ये ग्लोबली तो इतना नहीं है, मगर अफ्रीका में पर्टिकुलरली DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और काफ़ी सारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो वहाँ पर हैं, वहाँ पर काफ़ी बड़ा एक हेडेक बन के यहाँ पर उभरा है। इतना WHO का जो फाउंडेशन डे है वो 7 अप्रैल 1948 को बना था। इसी वजह से हर साल 7 अप्रैल को बनाते हैं हम लोग हेल्थ डे। आगे देखते हैं, इसी मंकी पॉक्स के लिए इंडिया में आंध्र प्रदेश बेस्ड एक मेडटेक जोन एक स्टार्टअप है जो डायग्नोसिस किट लॉन्च किया है। बेसिकली RT-PCR किट जो होता है ना, जो डायग्नोसिस करते हैं बेसिकली, तो मंकी पॉक्स के लिए जो है फर्स्ट टाइम एवर एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड हमारे ये देश में बना है। ये आंध्र प्रदेश बेस्ड मेडटेक जोन नाम है इसका, जिसने डेवलप किया ये RT-PCR किट जो है, जिससे आपका डायग्नोसिस आसान से यहाँ हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डेंगू के लिए वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है इस वक्त। इसका फर्स्ट फेज ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पर। तो देखिए डेंगू के लिए सच कुछ बेसिक कि डेंगू क्या होता है। ये बेसिकली एक मॉस्किटो से स्टार्ट होता है, वो दिखा हुआ यहाँ पर, एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। मॉस्किटो का नाम मालूम होना चाहिए, एक फीमेल एडिस मॉस्किटो बोलते हैं इसको, और एक फीमेल मॉस्किटो होती है एडिस बोल के, तो वहाँ से ये फैलता है बेसिकली। एक जूनोटिक डिजीज़ है, एक एनिमल बेस्ड है, मॉस्किटो बेस्ड डिजीज़ है। और मॉस्किटो का नाम याद होना चाहिए, आपको एग्जाम पूछता है बार बार, फीमेल मॉस्किटो एडिस नाम है इसका। इसी फीमेल एडिस मॉस्किटो से आपको जिका इन्फेक्शन भी होता है, और चिकनगुनिया भी इसी से होता है। याद रखना आपको, ये इस फीमेल मॉस्किटो से आपको डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, और जिका वायरस हो सकता है। मगर मलेरिया के लिए वायरस अलग है। मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से। दो अलग अलग मॉस्किटोज है, एडिस है, यहाँ पर एनोफिलिस है। वर्ल्ड मलेरिया डे बनाते हैं हम लोग 26 अप्रैल को, और ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को बनाता है। ये इंटरलिंक था तो मैंने यहाँ रखा है, याद रखिएगा, 25 अप्रैल और 24 मार्च। आगे देखते हैं, एक इंटरनेशनल न्यूज़ तो हमारा हो गया। बाकी देखते हैं, मेघालय में एक रेयर पोलियो केस निकल के आया है, वो यहाँ न्यूज़ हेडलाइन में मिलेगा आपको। पोलियो बेसिकली लास्ट पार्ट 7 में आपको बताया था, पार्ट 6 में बताया था आपको मैं पोलियो के बारे में कुछ बेसिक्स। एक वायरल डिजीज़ है, वायरल इन्फेक्शन से होता है बेसिकली, और ये नर्वस सिस्टम और बॉडी पैरालिसिस तक भी जा सकता है बात यहाँ पर, अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। 24 अक्टूबर को पोलियो डे बनाते हैं हम लोग, और इंडिया जो है 2011 को ही इरेडिकेट कर दिया था। WHO ने इंडिया को सर्टिफाई किया था 2014 में जाके कि इंडिया में पोलियो इरेडिकेट हो चुका है बोल के। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो है वो 16 मार्च को हर साल हम मनाते हैं। आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, इंडियन कैप्टन जो है शुभेंदु शुक्ला, इनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया US। बताऊँगा क्यों बेसिकली भेजा इनको। इनका नाम बस याद रखिएगा, शुभांशु शुक्ला नाम है इनका फोटो भी दिख रहा होगा आपको। ये कहीं है US ट्रेनिंग के लिए, एक मिशन में है, एक्सियम 4 जो मिशन है वो वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, सिलेक्ट हुए हैं एज अ इंडियन। यहाँ लिखा होगा एक्सियम 4 मिशन जो है वो लॉन्च होने वाला है USA से, तो यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक्सियम 4 मिशन एक्चुअली क्या है, ये पूरे वर्ल्ड का एक्चुअली 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है। प्राइवेट कंपनी है एक्सियम बोल के, वो ये चलाने वाली है विद द हेल्प ऑफ नासा की कोऑर्डिनेशन से। ये प्राइवेट कंपनी काम करेगी और 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन बन जाएगा हमारे। यहाँ पर होगा जैसे यहाँ पर कुछ लोगों को भेजा जाएगा ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आप देखेंगे ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, स्पेस में 400 किलोमीटर्स की हाइट में एक स्टेशन रहता है जहाँ पर आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर ISS नाम है का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये 1998 में बना था, और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट 400 किलोमीटर्स की हाइट में है। 5 लोग मिलकर बनाए थे, 5 स्पेस कंपनीज हैं। नासा है USA का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यूरोप की, देन कैनेडियन स्पेस एजेंसी है
जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, रॉस्कोमॉस है रशिया का। ये था ना, ये 5 जो है स्पेस एजेंसीज अलग अलग कंट्रीज़ की मिल के बनाए थे। ये यूएसए की है नासा, फिर बता रहा हूँ आपको मैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यूरोप की, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है कनाडा की, जाक्सा है जापान की और रॉस्कोमॉस है रशिया की। ठीक है ना, ये सब उनके नाम से 5 लोग ने इसको मिलकर बनाया था 1998 में। अभी आउटडेटेड हो चुका, अराउंड 2030 तक शायद ये रहेगा, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर इसको आउटडेटेड हो जाएगा बेसिकली। देखिए एक्सियम 4 मिशन क्या है, ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, याद रखना आपको 4th। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट ऑफकोर्स एक्सियम 1 ही था, फर्स्ट 2022 में लॉन्च हुआ था, प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है फर्स्ट वाला। इस साल 4th मिशन है ये, 4th। ये रखना आपको, नासा के अंडर में एक प्राइवेट कंपनी है एक्सियम बोल के, वो यहाँ पर काम कर रही है। 4th मिशन है, याद रखना आपको। ये यूएसए से लॉन्च होने वाला, फ्लोरिडा जो स्टेट है वहाँ पर लॉन्च होगा ये वहाँ से। 14 डे का यहाँ पर रहेगा ड्यूरेशन, 14 डे का मिशन है यहाँ पर। 2 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, इसमें से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स में से आपको सिलेक्ट हुए हैं सुधांशु शुक्ला नाम है इनका, जो सिलेक्ट हुए हैं। याद रखना आपको, इंडियन एस्ट्रोनॉट में से एक सिलेक्ट हुए हैं यहाँ से। स्पेस एक्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। इसरो से जो गए हैं सुधांशु शुक्ला, वो ये दिख रहा होगा, 14 डेज के लिए हैं, 2 वीक्स के लिए यहाँ गए हैं। और ठीक है, यूएसए में इनका ट्रेनिंग था एक्सियम 4। ये आपका एमसीक्यू है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से। अगर आप आईएसएस के बारे में पढ़े हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका है वीडियो में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है एनवीडिया का फर्स्ट एआई समिट हुआ है, नॉट दिल्ली, मुंबई के अंदर जो जियो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर हुआ ये मुंबई में। यहाँ पर मुकेश अंबानी जी दिख रहे होंगे, रिलायंस ग्रुप के फाउंडर हैं, और यहाँ पर आपके एनवीडिया के सीईओ हैं इस वक्त के। नाम क्या है इनका, जेनसिंग हुएंग नाम है इनका, और ये हमारे मुकेश अंबानी है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन है इस वक्त। देखना, ये दोनों मिल के बात कर रहे हैं, यहाँ पर एआई के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर एनवीडिया का फर्स्ट एवर समिट है इंडिया के अंदर, जहाँ पर एआई समिट इसको बोला गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात हो गई यहाँ पर। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, डिफेंस सेक्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एक एक करके कवर करते हैं। फर्स्ट एक एक्सरसाइज है, उद्र शक्ति नाम है, जो इंडिया और मलेशिया मिलकर कर रहे हैं। याद आपको, मलेशिया में ही हो रही है और इंडिया और मलेशिया दोनों मिलकर कर रहे हैं। एयरफोर्स एक्सरसाइज है, याद आपको एग्जामिनेशन में कंट्री पूछ सकता है कि किस कंट्री के साथ ये हो रही है, याद रखना वो इंडिया और मलेशिया मिलकर कर रहे हैं। नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नमन बोल के, इंपॉर्टेंट याद रखना आपको प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन बेसिकली इंडियन आर्मी में जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनकी पेंशन फैसिलिटेट करने के लिए, पेंशंस का ऑनलाइन देखने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ है, ताकि इनको ज़्यादा भागना ना पड़े पेंशनर्स वालों को। तो एक स्पार्स सेंट्रिक सीएससी सेंटर लॉन्च हुआ है, कॉमन सर्विस सेंटर, सुनोगे आप, जैसा होता है ना आधार बेस्ड सीएससी, तो आधार के लिए होता है वो। यहाँ पर पेंशनर्स के लिए है, उनका पेंशन वगैरह का जो काम है उनको अप्लाई करना है, कुछ नहीं प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ये प्रोजेक्ट नमन यहाँ पर लॉन्च हुआ है उनके लिए। प्लान है कि 200 सच सेंटर्स करने का इंडियन आर्मी में, जो पेंशनर्स के लिए यहाँ पर ई गवर्नेंस हो गया, पेंशनर्स के लिए जो डिफेंस में काम करते थे उनके लिए यहाँ पर फैसिलिटी यहाँ पर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है एक एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी ने जो कंडक्ट की है, नाम क्या है इसका, प्रवत प्रहार नाम है इसका, लद्दाख में हुई है। इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट किया है लद्दाख के अंदर, जहाँ पर इंडियन आर्मी के अलग अलग जो शोकेसेस हैं वहाँ पर उनके जो टैलेंट्स हैं वहाँ पर दिखाया गया है कि ऑपरेशंस अलग अलग जो है चाइना बॉर्डर में अगर हो सकते हैं, अगर होते हैं तो वहाँ पर क्या क्या किस तरह हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो वहाँ पर एक इस तरह का डिफरेंट एक्सरसाइज यहाँ पर हुआ है, नाम क्या है, प्रवत प्रहार नाम है, लद्दाख में ये हुई है, ताकि चाइना के साथ जब फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट है तो वहाँ पर रेडीनेस हमारा है कि नहीं वहाँ पर चेकआउट करने के लिए। मित्र शक्ति जो है इंडिया और श्रीलंका मिलकर किए हैं, याद रखना आपको, मित्र शक्ति इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आरबी एक्सरसाइज है, इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गोवा बेस्ड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है, वहाँ पर एक इंडिया का फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जो है, समुद्र प्रताप नाम है इसका, जो पॉल्यूशन कंट्रोल करेगा बेसिकली, वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है बेसिकली। हाँ, समुद्र प्रताप इज द इंडिया फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं हम लोग, 1 फरवरी का मनाते हैं, याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चाइनीज़ मिलिट्री जो है उन्होंने पेट्रोल कर लिया है यहाँ पर शोल एमिड टेंशंस विद फिलीपींस। देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम बताऊंगा आपको मैं, ये शोल क्या या मामला यहाँ पर क्या है। देखिए ये है चाइना, ये है फिलीपींस, यहाँ फिलीपींस मिल रहा है या चाइना मिल रहा है, ये आपको वियतनाम मिलेगा, ये आपको मलेशिया नीचे मिल रहा है आपको। चाइना का ये क्लेम है कि चाइना के सामने जो साउथ चाइना सी मिलेगा आपको, यहाँ पर साउथ चाइना सी चाइना के साउथ में है, क्योंकि साउथ चाइना सी यहाँ मिलेगा आपको। चाइना का क्लेम है कि ये जो 9 डैश लाइन्स है ना, ये 9 लाइन चाइना ने बना रखे हैं कि यहाँ तक सारा पानी चाइना का है, टेरिटोरियल वाटर्स है चाइना का ये, इसके अंदर कोई और शिप, कोई और कंट्री की शिप आ नहीं सकती विदाउट परमिशन। मगर ये गलत है, यूएन ने इसको अप्रूव नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस बोलता है कि सर आपका जो टेरिटोरियल वाटर्स है वो सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स है,
जो यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, इसके अंदर तक होना चाहिए, यूएन ये कह रहा है। और चाइना बोलता है नहीं सर ये नहीं है, 9 डैश लाइन्स है मेरा, 9 जो लाइन्स जो चाइना बना के बैठा है वो उनके मतलब इसके अंदर का सारा पार्ट चाइना का है। पर यूएन बोलता है आपका पार्ट सिर्फ इतना है सर, ये जो अंदर का पार्ट है ये इतना है। तो चाइना क्लेम करता नहीं ये 9 डैश लाइन्स के अंदर सब कुछ मेरा है। अब यहाँ पर हुआ क्या ना, फिलीपींस की जो है कोस्ट गार्ड शिप्स हैं वो यहाँ पर पेट्रोल वगैरह काफ़ी बार करते रहते हैं, यहाँ पर इस एरिया के आसपास हो गया, वियतनाम के शिप्स हो गए, फिशरमैन हो गए, यहाँ पर आसपास रहते हैं। वो चाइना उनको बार बार हेरेस करता है कि ये मेरा एरिया है, ये 9 डैश लाइन्स के अंदर सब कुछ मेरा है। एक तरह खुद का टेरिटरी मानने की यहाँ बात हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर 3 एरियाज हैं जो आपको मालूम होना चाहिए आपको। यहाँ लिखा हुआ चाइनीज मिलिट्री कंडक्ट सी पेट्रोल इन अराउंड द शोल। अब ये शोल कौन से 3 शोल बता दे रहा आपको मैं। स्कार्बो शोल मिलेगा आपको यहाँ पर, स्कार्बो शोल मिलेगा आपको यहाँ पर, सेकंड थॉमस शोल है इंपॉर्टेंट है, और एक है सबीना शोल। ये तीनों इंपॉर्टेंट शोल्स हैं, याद रखना आपको, इनका नाम याद रखना आपको। साउथ चाइना सी में मिलेंगे आपको, सबसे ऊपर मिलेगा आपको स्कार्बो शोल, जहाँ पर चाइना बार बार प्रैक्टिस करता है अपने मिलिट्री को लेके, नेवी को लेके यहाँ जाता है बार बार। सेकंड थॉमस शोल है, फिलीपींस के काफ़ी करीब है ये, सबीना शोल भी काफ़ी करीब है, ठीक है ना। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये आपका चाइना है, जिसे पार्सल आइलैंड्स है चाइना का, दिस पार्टली आइलैंड्स का ग्रुप है, यहाँ पर छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर, तो चाइना क्लेम करता है उनके हैं बोल के। यहाँ पर 3 शोल्स हैं, स्कार्बो शोल, सेकंड थॉमस शोल और ये सबीना शोल। तीनों को शोल का नाम याद रखिएगा। ये साउथ चाइना सी में मिलेंगे आपको, और ये 9 डैश लाइन्स, ये 9 लाइन जो दिख रहेंगे आपको, ये चाइना क्लेम करता है कि इसके अंदर सब कुछ मेरा है, 9 डैश लाइन्स, ठीक है, याद रखिएगा ये उसका पार्ट आपको। काफ़ी बार वियतनाम और फिलीपींस को हैरेसमेंट भी यहाँ पर काफ़ी बार होता है इस चाइना की एटीट्यूड की वजह से, ठीक है ना। और ताइवान भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, उनके वो सिमिलर इश्यू ताइवान के साथ भी मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा मैप में, जो अच्छा लगे मैप उसको आप विजुअलाइज करके एक बार देख लीजिएगा इसको। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये शोल का नाम रखिए, कहाँ पर लोकेशन कहाँ पर है इसकी। तो यूएस में एक मिसाइल को रिसेंटली आगे बढ़ाया गया। बेसिकली मिसाइल का नाम क्या है, AIM-174B मिसाइल, रखना आपको AIM-174B मिसाइल। ये यूएस बेस्ड मिसाइल है। क्लेम है कि चाइना को ये जो मिसाइल है हंट कर सकता है इजीली। जो PLA है, पीपल्स रिपब्लिकन जो आर्मी है, चाइना की जो आर्मी है, उसको आराम से हंट डाउन कर सकता है ये मिसाइल। जो नाम है AIM-174B मिसाइल, ये USA का बनाया हुआ मिसाइल है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है इंडिया का एक रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट इंडिया ने बनाया है, नाम क्या है उसका, रूमी-1 रॉकेट। देखिएगा अगर रीयूज हो सके तो बहुत ही अच्छा होता है, कॉस्ट भी बचता है इससे, एनवायरनमेंट को भी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है यहाँ पे से। तो रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट हो गया आपका, वर्ल्ड का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट हो गया ये रूमी-1। तो कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास होता है कि फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है इंडिया का, तो रूमी-1 याद रखना आपको, ऑप्शन में दिखेगा आपको। और वर्ल्ड का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है, तो याद रखना ये भी रूमी-1 है। मोबाइल मतलब शिफ्ट हो सकता है, एक जगह दूसरी जगह आपको लेके जा सकते हैं यहाँ से इस रॉकेट को लॉन्चिंग के लिए। ये बेसिकली बनाया गया तमिलनाडु बेस्ड एक स्टार्टअप है, उन्होंने बनाया है मार्टिन ग्रुप के साथ कॉम्बिनेशन करके, टाइप करके, ठीक है। रूमी-1 याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इंडिया के पास सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन आ चुकी है। पहले तो एक थी INS इंडियन नेवल शिप अरिहंत थी नंबर 1 में, इस साल 2 हो चुकी है। INS अरिघट भी एक सेकेंड नेवल शिप है, सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन है। ये जो सबमरीन दिख रहे हैं आपको, ये पनडुब्बी बोलते हैं इसको, ये न्यूक्लियर केपेबल है। इसके पास आप न्यूक्लियर मिसाइल्स यहाँ से डिप्लॉय, यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स का मतलब ये, न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ये है, ये जब अंडर वाटर जाएगी ना तो यहाँ से काफ़ी बार आप न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर मिसाइल्स यहाँ से आप छोड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा 2 है, एक INS अरिहंत पहले से थी हमारे पास, इस वक्त जो नहीं है INS अरिघट नाम है इसका, इंडियन नेवल शिप अरिघट। इतना DRDO ने एक बॉम्ब लॉन्च किया है गौरव के नाम से, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, याद रखना आपको, ये बॉम्ब का नाम याद रखिए, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है जो DRDO ने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, इंडियन नेवल शिप शल्की नाम है, जो रिसेंटली डॉक हुई थी श्रीलंका के अंदर, तो ये न्यूज़ में था बार बार, तो मैंने रखा कि इसको रख दिया। इंडियन नेवल शिप शल्की अगर आ गया, कहाँ डॉक हुई थी, तो श्रीलंका में रिसेंटली इसको डॉक किया गया था। ठीक है, डिफेंस सेक्टर से एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया ने 73,000 असॉल्ट राइफल्स के लिए एक डील कर रखा है USA से, सप्लाई करेगा US इंडिया को 73,000 असॉल्ट राइफल्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी को चाहिए होता है ये, तो इस वजह से इंडिया और US के बीच में एक प्रोक्योरमेंट डील हुआ है यहाँ पर। आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, RN अग्रवाल नाम है इनका रिसेंट डेथ हो गया है यहाँ पर, है फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, दिस अटैक इज गिवन टू RN अग्रवाल। इनके बारे में बताता हूँ, ये बेसिकली इंडिया में जो इंडियन मिसाइल कैपेबिलिटी जो है, बैलिस्टिक मिसाइल का काफ़ी बार, जो अग्नि मिसाइल है एक्चुअली कोई बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली होता है कि ये बेसिकली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं जो एटमॉस्फेयर क्रॉस करती हैं पहले, फिर वापस से रिटर्न करती हैं यहाँ से, ठीक है ना।
ये बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं। तो अग्नि मिसाइल जो है अग्नि 1 हो गया, अग्नि 2 हो गया। तो अग्नि का जो स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पर आर एन अग्रवाल का बहुत ही मेजर रोल रहा था उस समय। यहाँ 84 ईयर्स के थे ये, और अग्नि बैन भी बोलते हैं इनको। अग्नि मिसाइल्स में बहुत एक्सट्रीम कॉन्ट्रीब्यूशन था इसका। DRDO के साइंटिस्ट थे ऑफकोर्स, और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पार्ट रह चुके हैं। और इस वक्त जो है हमारे पास अग्नि 5 है, आ चुकी है हमारे पास। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर्स का यहाँ रेंज मिलेगा। और अग्नि 1 जो बता रहा हूँ आपको 2001 में आई थी, जिसका रेंज अप्रॉक्सिमेटली 1000 किलोमीटर्स के अंदर था। अब जो है अग्नि 5, इसका 5000 किलोमीटर्स का रेंज है, और ये भी सरफेस टू सरफेस मिलेगी। सरफेस से लॉन्च होगी, सरफेस पे लैंड करेगी, आपको सरफेस से सरफेस। देखते हैं आगे। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेरे को लगा एग्जाम पूछ सकते हैं आपको। इस वक्त हमारे पास ऑल ओवर वर्ल्ड में जो परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स जो मिलेंगे आपको, वो 9 स्टेट्स के पास है, 9 कंट्रीज़ के पास हैं। ये रखना आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में। एक तो US है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, UK है, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। ये कुछ 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। नॉर्थ कोरिया के पास है, मालूम चल चुका है हमको। इजराइल, पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास भी ऑफकोर्स मिलेगा आपको। इंडिया 1998 में ऑपरेशन शक्ति और 1974 के आसपास ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध, दोनों को टेस्ट को कंप्लीट कर चुका है यहाँ से। 2 टेस्ट किया था, और याद रखना आपको। UK के पास भी है, चाइना, फ्रांस, रशिया और US के पास। तो 9 ऐसे कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं आज के डेट में। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करते हैं। बट फर्स्ट बुक जो यहाँ पर बात हो रहा है, यहाँ पर 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, ये फेमस बुक है। भीम सिंह ने इसको लिखा, याद रखना आपको, भीम सिंह हैज रिटन दिस बुक। ठीक है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट बुक, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग बिलियंस ऑफ वुमेन। ये जो बुक है इसका ऑथर याद आपको कल्पना शंकर नाम है इनका, जिन्होंने बुक लिखा है। बेसिकली साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिखा हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बेसिकली बुक लिखी गई, कल्पना शंकर जी ने लिखा है। देखते हैं आगे, द कॉल ऑफ गिर, जो एशियाटिक लायंस आपको मिलेंगे, एशियाटिक लायंस के बारे में ये बुक लिखी गई है। गिर नेशनल पार्क जो है आपका गुजरात में, उसके बारे में बेसिकली बुक है। परिमाल नथवानी नाम है इनका, जिनका ऑथर, जिन्होंने बुक लिखा है यहाँ पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हैं मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडिया शेप्ड प्रॉस्पेरिटी। तरुण चुग ने ये बुक लिखा है आपको। तरुण चुग इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। देखते हैं आगे नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। स्पोर्ट्स से कुछ 1-2 पार्ट न्यूज़ में लगा मेरे को इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कर लेते हैं फटाफट। देखते हैं आगे। फर्स्ट जो है यहाँ पर ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग, ग्लोबल लेवल के अंदर वुमेन्स कबड्डी लीग जो है वो हरियाणा में होने वाला है, याद रखना आपको। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग जो है यहाँ पर होने वाला है। डुरंट कप का जो विनर है वो ऑलरेडी गुवाहाटी बेस्ड जो नॉर्थ ईस्ट जो टीम है इनका, वो उन्होंने जीत लिखा है। और ये मोहन बगान जो है फेमस प्लेयर हैं फुटबॉल के। फुटबॉल का कप बेसिकली डुरंट कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की जो टीम है यूनाइटेड, ये गुवाहाटी बेस्ड टीम है, जो आसाम में जो गुवाहाटी है ना, वहाँ पर उसकी टीम है। तो वहाँ पर यहाँ आपको वो टीम जीत चुकी है इस वक्त, और ये हरा चुकी है मोहन बगान को। मोहन बगान बहुत ही फेमस फुटबॉलर है इंडिया में। तो गुवाहाटी बेस्ड जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, इन्होंने जीत चुका है इस साल का डुरंट कप। नीरज चोपड़ा न्यूज़ में, नीरज चोपड़ा ने लवसेन डायमंड लीग जो हुआ है रिसेंटली, जैवलिन थ्रो इवेंट जो हुआ था वहाँ पर, तो वहाँ पर 2nd नंबर में फिनिश किया है। 1st नंबर में आए थे एंडरसन पीटर्स नाम है इनका, 90.6 मीटर्स। तो नीरज चोपड़ा जो है गोल्डन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है काफ़ी पर। 89 मीटर्स का ये टैग है, 89.5 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, 2nd टू फिनिश इन दिस लवसेन डायमंड लीग। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, ये कंडक्ट हुआ है रिसेंटली जॉर्डन के जो कैपिटल है अमान के अंदर। 10 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, उसमें से 5 गोल्ड है। आपको वर्ल्ड रेसलिंग अंडर 17 ये हुआ है जॉर्डन के शहर अमान के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हॉकी इंडिया की तरफ से एक अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है। राजगीर जो बिहार में मिलेगा आपको, वहाँ पर वुमेन एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जो ऑफकोर्स हॉकी इवेंट से रिलेटेड है, यहाँ मिलेगा आपको। तो वहाँ पर ये होने वाला राजगीर के का जो शहर है बिहार के अंदर, वहाँ पर मिलेगा आपको। यहाँ पर वो होस्ट कर रहा है इस साल का वुमेन एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जो हॉकी से रिलेटेड है, वो आपको मिलेगा। उसका होस्ट राजगीर बिहार का रहना आपको इंपॉर्टेंट प्लेस है, होस्ट है वुमेन एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का। देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, उसको कवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेज मिलेंगे आपको। सबसे पहला जो है 6 अगस्त को हर साल बनाते हैं हम लोग हिरोशिमा डे, यानी आपको हिरोशिमा। आपको मालूम होना चाहिए अमेरिका जो है, USA जो है, 2nd वर्ल्ड वॉर के जस्ट एंडिंग से जस्ट पहले में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाले थे जापान के ऊपर। 6 अगस्त को डाले थे हिरोशिमा के ऊपर,
और 3 दिन के बाद नागासाकी के ऊपर डाले थे। तो हिरोशिमा नागासाकी ये दोनों मिलेगा आपको, जापान में जगह है यहाँ पर। दोनों का स्पेसिफिक डेट्स भी है, मार्क है कैलेंडर्स के अंदर, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा नागासाकी। तो इस वजह से हिरोशिमा डे 6 अगस्त को बनाते हैं हम लोग, नागासाकी डे 9 अगस्त को बनाते हैं। हिरोशिमा में जो बॉम्ब डाला गया था उसका कोड वर्ड था एक्चुअली लिटिल बॉय। नागासाकी में जो डाला गया था बॉम्ब उसका कोड वर्ड है फैटमैन। याद रखना, फैटमैन इज द कोड वर्ड फॉर नागासाकी। फैटमैन दिख रहा होगा यहाँ पर आपको। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 अगस्त को मनाते हैं हम लोग हर साल नेशनल हैंडलूम डे। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको 7 अगस्त को। इसी 7 अगस्त को हम मना सकते हैं, याद रखना आपको, नेशनल जैवलिन डे। जैवलिन डे जो होता है नीरज चोपड़ा के ऊपर बेसिकली यहाँ पर डे मनाया जा रहा है, नेशनल जैवलिन डे। 8 अगस्त को मनाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट डे। पास्ट में 1942 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इस डेट में लॉन्च किया था। उस वजह से इसी डेट को हर साल बनाते हैं हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट डे, 8 अगस्त। जैसा आपको 6 अगस्त हो गया हमारा हिरोशिमा, 9 अगस्त हो गया हमारा नागासाकी, 7 अगस्त हो गया हमारा हैंडलूम डे, 7 अगस्त को ही जैवलिन डे, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे। अब आते हैं नेक्स्ट 15 अगस्त को मनाते हैं हम लोग इंडिपेंडेंस डे, सबको मालूम है। उससे एक दिन पहले 15 अगस्त से एक दिन पहले मनाते हैं हम लोग पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, कि एक दिन पहले पार्टीशन जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उसको याद रखने के लिए याद रखना आपको पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। अपना बहुत ही डार्क हिस्ट्री था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो इंडिया को डिवाइड कर दिया गया था यहाँ से। उससे 5 दिन पहले मनाते हैं लायन डे। उससे 3 दिन पहले मनाते हैं 12 अगस्त को एलिफेंट डे। देखना 2 एनिमल्स हैं, 10 अगस्त को मिलेगा आपको लायन डे और 12 अगस्त को मिलेगा आपको एलिफेंट डे। और 10 अगस्त को एक और डे होता है बायोफ्यूल डे। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया कि बायोफ्यूल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बन चुका है, तो उसी से अपना बायोफ्यूल का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर आप देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो। 3 अगस्त को मनाते हैं हम लोग ऑर्गेन डोनेशन डे। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ सकता है आपको। सात भावना दिवस जो है वो हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी। आपको बर्थ एनिवर्सरी राजीव गांधी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये। नेशनल स्पेस डे मनाते हैं हम लोग 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 इस दिन लैंड किया था मून के अंदर, उस वजह से 23 अगस्त को मनाते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है इस दिन, फेमस हॉकी प्लेयर है मेजर ध्यानचंद, तो वहाँ से इनका बर्थडे के दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं न्यूज़ में इंडिया के अंदर, कवर करते हैं उसको फटाक से। मध्य प्रदेश के अंदर तावा रिजर्वायर को रामसर साइट बना दिया गया, आपको एक रामसर साइट का टैग दे दिया गया यहाँ पर। तावा रिजर्वायर मिलेगा आपको मध्य प्रदेश के अंदर। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट भी मिलेगा आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही। गुजरात के अंदर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो मिलेगा आपको लोथल के अंदर, जो इंडिया और वियतनाम मिलकर बनाए हैं। मैं बताया इंडिया और वियतनाम मिलकर बनाए हैं ये, इंडिया प्लस वियतनाम, तो गुजरात के लोथल शहर में मिलेगा। ककरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी आपको मिलेगा गुजरात के अंदर, इंपॉर्टेंट है। दम्बुर डैम बताया आपको मैं, बांग्लादेश एलिगेशन लगा था कि उनके अंदर जो फ्लड आया है तो त्रिपुरा के डैम की वजह से आया, जो चीज़ गलत है एक्चुअली। गुमती रिवर के ऊपर ये डैम है, दम्बुर डैम ऑन गुमती रिवर, स्टेट ऑफ त्रिपुरा। छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासी टाइगर रिजर्व है, ये रखना आपको। तमिलनाडु के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं, नंजरावन बर्ड सेंचुरी है और कजावली बर्ड सेंचुरी मिलेगी आपको यहाँ पर। कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिथियम रिसोर्सेज हमको कहीं ना कहीं मिले हैं, LI, ये भी याद रखिएगा। बातें हैं वर्ल्ड न्यूज़। अब वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में उसके कैपिटल भी याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ में इंडिया पोलैंड है, तो इंडिया पोलैंड का न्यूज़ यहाँ लिखा होगा, न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका कैपिटल है। एग्जाम में आपको कैपिटल करेंसी पूछता है, कैपिटल यहाँ से ज़्यादातर पूछ सकता है आपको कि पोलैंड के साथ न्यूज़ है कि इंडिया और पोलैंड के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशन है आपस में, वो स्ट्रेटेजिक लेवल में जा चुके हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रहा है बेसिकली पोलैंड और इंडिया के बीच में, अपने जो रिलेशनशिप को टाइज एलिवेट कर चुके हैं। तो वहाँ से पोलैंड का कैपिटल क्या है, वॉर्सो है। यूक्रेन PM मोदी वहाँ गए थे, एक हमारा पोर्टेबल हॉस्पिटल भी वहाँ दिए हैं उनको। कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। फिर देखते हैं हम लोग नेपाल न्यूज़ में है। नेपाल का मोनाल सैटेलाइट जो है वो इंडिया ने यहाँ पर ग्रांट असिस्टेंस दिया है उनको, तो नेपाल का कैपिटल आपको मालूम होगा काठमांडू है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यूजीलैंड से न्यूज़ आ रहा है। न्यूजीलैंड ने बेसिकली इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। न्यूजीलैंड का कैपिटल है आपको वेलिंगटन मिलेगा, कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। मलेशिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया मलेशिया के बीच में जो पार्टनरशिप है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक लेवल की है, तो कोलालमपुर इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। तिमोर लेस्ट बताया आपको, प्रेसिडेंट मुर्मू जो है द्रौपदी मुर्मू, उनको ये अवार्ड मिला, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ तिमोर लेस्ट। मैंने आपको मैप में भी दिखाया था ये पार्ट। इंडिया वियतनाम मिलके मना रहे हैं मैरीटाइम सेक्रेटरी डायलॉग, जो हनोई में के अंदर ये हुआ है। हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम।
मोज़म्बिक के अंदर कुछ न्यूज़ है, इंपोर्ट ऑफ तूर दाल जो है कुछ हद तक बंद हो गया था बीच में, उसको रिज्यूम कर दिया गया है। मापुटो इज़ द कैपिटल ऑफ मोज़म्बिक, अफ्रीकन कंट्री है, मिलेगा आपको। माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, बताया आपको मैं, हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ, मिलेगा आपको तांजानिया के अंदर। बोट्सवाना के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड मिला है आपको, कैपिटल भी मेंशन कर रखा है, उसके बाद देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट्स था, इसको अच्छे से एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा। ये न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल याद करके जाइएगा, ठीक है ना। इसी और के साथ इसी पार्ट में एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आऊँ आपके लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।